जुडिशियल एकेडमी। तो बेटा हम लोगों ने पिछली क्लास में हड़प्पन सिविलाइजेशन कंप्लीट कर लिया था। आज आप लोग मेरे साथ हड़प्पा के बाद क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पीरियड है वैदिक पीरियड। और अगर हम वैदिक पीरियड की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को दो तीन चीज बता दूं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन कैसे हुई थी। अगर इसको थोड़ा स्टडी करोगे तो बहुत सारे रीजंस मिलेंगे आप लोगों को, जिसमें एक बहुत प्रीडोमिनेंटली जो बोला जाता है वो है सर आर्यंस नाम की एक ट्राइब जो थी वो इंडिया में माइग्रेट करती है। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है कि आर्यंस थे कौन भाई। अगर आर्यंस के बारे में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही आता है कि आर्यंस कौन थे सर, जो इंडिया में माइग्रेट करते हैं या जिनकी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन करती है। देखिए बहुत से नंबर ऑफ रीजंस इसके दिए जाते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमको लगती है वो ये है कि एक सेंट्रल एशिया की ट्राइब थी आर्यंस, जो इंडिया में इस समय माइग्रेट करती है जब 1500 बीसी के आसपास का टाइम पीरियड है। और अभी तक हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम लोगों को बहुत कुछ पता नहीं था। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्क्रिप्ट जो इन लोगों ने लिखी, मतलब जो लैंग्वेज इन लोगों ने यूज करी, वो लैंग्वेज थी इन लोगों की पिक्टोग्राफिक, मतलब स्क्रिप्ट इन लोगों की पिक्टोग्राफिक थी। तो बहुत ज्यादा हम लोग डिराइव नहीं कर पाए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री क्या है ना। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को समझ में आएगी वो क्या है कि आर्यंस के इंडिया में आने के बाद संस्कृत लैंग्वेज का यूज शुरू होता है। जो आज आप मॉडर्न हिंदू सिविलाइजेशन जिसको बोलते हैं ना, जिसके चार इंपॉर्टेंट वेद आप लोगों को समझ में आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन चार वेदों को लिखा जाने लगता है, मतलब कंपोज किया जाने लगता है पहली बार इस पीरियड में। और क्योंकि वेद इस पीरियड में कंपोज किए गए थे, इसलिए इस पीरियड को हम लोगों ने इंडियन हिस्ट्री का वैदिक सिविलाइजेशन कहा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हड़प्पन्स का क्या हुआ, है ना। तो अगर आप कभी ऋग्वेद को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऋग्वेदिक पीरियड में और वेदों में दास और दस्यु दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, दास और दस्यु दो वर्ड्स का यूज किया गया है, जिसके थोड़ा समझ में यह आता है कि शायद इस लैंड के रहने वाले नेटिव्स, मतलब इस इंडिया में रहने वाले जो यहाँ के ओरिजिनल लोग थे, शायद उनको स्लेव बना दिया गया था। और अक्सर ये देखा जाता है जब भी कोई राजा किसी टेरिटरी के ऊपर अटैक करता है तो उस टेरिटरी पे रहने वाले सभी लोगों को वो अपने अंडर ले आता है, राइट। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस पूरे वैदिक पीरियड को आप लोगों ने दो पीरियड्स में डिवाइड किया है। जैसे कि आप पहला मैप देख पा रहे हैं, दिस इज ऋग वैदिक पीरियड। इस ऋग्वेदिक पीरियड में अगर मैं आप लोगों को आर्यंस के बारे में बताऊं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन तक ही कन्फाइंड है। ये वो एरिया है जिस एरिया में कभी हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग भी रहा करते थे। अब इस एरिया से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर ये और ईस्ट में क्यों नहीं आ पाए, जहां पे ये गंगा यमुना रिवर जाती है, अब वहां तक क्यों नहीं एक्सटेंड कर पाए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर हम लोगों को रीजन समझ में आता है कि सर इंडिया का जो इंटीरियर था, मतलब जो इंडिया का इंटीरियर पोर्शन था, वो बहुत ज्यादा यहाँ पर फॉरेस्टेड, बहुत फर्टाइल रीजन है। आज भी आपको पता है गंगा यमुना के आसपास की जो धरती है वो बहुत फर्टाइल है, और इसी को ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया भी कभी कभार बोल दिया जाता है। और क्योंकि उस समय अभी हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन कौन से मेटल्स के बारे में इन लोगों को पता था, जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि ब्रॉन्ज, कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, ये कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स थे जो इन लोगों को पता थे। अभी तक आयरन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, और आयरन की डिस्कवरी अभी इस पीरियड में भी नहीं हो रही है। अगर हम ऋग्वेदिक पीरियड की बात करें तो आयरन इस पीरियड में भी डिस्कवर नहीं किया गया था। और क्योंकि आयरन से स्ट्रॉन्ग मेटल आपके पास इस समय कोई नहीं है, जिसकी वजह से आप इंडिया के इंटीरियर पोर्शन जो हेविली फॉरेस्टेड है उसको क्लियर कर पाए। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन माना जाता है कि क्यों सर आप लोगों को ज्यादातर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया तक ही मतलब रहना पड़ता है। अगर इस मैप को बहुत अच्छे से देखा जाए, शायद आप लोगों को यहाँ पर नाम थोड़े बहुत विजिबल होंगे। यहाँ पे कुछ रिवर्स के नाम आप देख रहे हो। अगर आप देखें तो आपको वितास्ता, ध्रुवा, अस्किनी, विपाशा, सुतुद्री, सरस्वती, कुछ ऐसी रिवर्स आप लोगों को इस मैप में देखने को मिल रही है ना। और वेरी गुड मॉर्निंग करिश्मा जी। तो कहा जाता है कि जो ये वाला पोर्शन है, ये वो पोर्शन है जहां से भारत की 7 नदियां कभी निकलती थी। अगर हम 7 रिवर्स को यहाँ पर देखें तो आपको एक तो दिखेगी ये वितास्ता, फिर दिखेगी अस्किनी, उसके बाद देखिए नीचे पारुषणी है, ऊपर विपाशा, सुतुद्री, सरस्वती, और एक रिवर निकल कर आ रही है चाइना से जिसको आप लोग इंडस कहते हैं।
और इस इंडस नदी को यहां पर लिखा हुआ है सिंधु नदी। और क्योंकि आप लोग इस 7 नदियों के एरिया पर रह रहे थे, 7 रिवर्स जहां से निकलती है उस एरिया में रह रहे थे, इसलिए ऋग्वेदिक आर्यंस ने अपने रेजिडेंट्स को, अगर आप कभी ऋग्वेद पढ़े तो आर्यंस ने अपनी रेजिडेंस को सप्त सैंधव लिखा है। इन्होंने बोला कि सर हम एक सप्त सैंधव जैसे इलाके में रहते हैं जहां से 7 नदियां होकर निकलती हैं। कभी पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि 7 नदियों के नाम बताइए। तो मैं आपको वैसे कॉमनली बता रहा हूं 7 रिवर्स के नाम। एक तो है रिवर इंडस, फिर है रावी, चेनाब, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, सतलुज, ब्यास और झेलम। 5 नदियां तो ये हो गई, एक रिवर इंडस हो गई, और 7वीं नदी जो यहाँ पर मैप में आपको दिख रही है सरस्वती। ये 7 रिवर्स एक एरिया से होकर निकल रही है और इसलिए इस एरिया का नाम पड़ता है सप्त सिंधु। देखिए हिस्ट्री में 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है फ्रेंड्स। एक होती है पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, और फिर चौथी चीज होती है रिलीजन। और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आ, मतलब गौर करने वाली बात यह है कि हमें चारों के बारे में ही कुछ नहीं पता, क्योंकि सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, रिलीजन को पढ़ने के लिए आपको चाहिए होते हैं रिटर्न सोर्सेस। रिटर्न सोर्सेज जिसको आप लोग पढ़ पाए, और वो तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम लोगों के पास है ही नहीं। हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए रिटर्न सोर्सेज तो हैं, बट हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वर्ड्स का यूज नहीं किया था। तो पहली बार इंडिया में अगर हम देखें तो सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी और रिलीजन के बारे में अपन को कुछ समझ में आने लग रहा है, और वही पीरियड है वैदिक पीरियड। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप लोगों को बोलूंगा वो क्या है कि सर जो वैदिक पीरियड है वो इंडिया में शुरू होता है जब आर्यंस इंडिया में एंट्री करते हैं। इंडिया में आर्यंस के आने के बाद वैदिक पीरियड शुरू होता है, और इस कंप्लीट वैदिक पीरियड को आप लोग 2 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। पहला पोर्शन है ऋग्वेदिक पीरियड, क्योंकि इस पीरियड में बस ऋग्वेद को ही लिखा गया था। और दूसरा पीरियड है लेटर वैदिक पीरियड। इस ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक पीरियड को मिलाकर पूरा वैदिक पीरियड बनता है, क्योंकि ऋग्वेदिक में लिखा जाता है ऋग्वेद और लेटर वैदिक में लिखे जाते हैं भारत के बाकी के 3 वेद, जिसमें आपके पास आ जाता है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। हाँ, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तुम लोग लेट हो गए यार, बड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ गया हूं मैं फिलहाल क्लास में। अपन वैदिक पीरियड को शुरू कर चुके हैं। हाँ, आपको लिखना कुछ नहीं है अब, सारी चीजें ना ये मेरे ही नोट्स हैं। यही, हाँ, जो मैं लिखवा रहा हूँ ये वही है, आपको यही मिलेंगे। ठीक है? हाँ मैम, आज पढ़ाने के बाद मैं भेजूंगा और वही आपको फॉरवर्ड करिए। मैं इनको बोल देता हूँ एक बारी। जी, तो दोबारा चलते हैं इस पीरियड पर। जैसे कि मैंने बोला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद जो इंडिया में फेज शुरू होता है वो वैदिक पीरियड है। और वैदिक पीरियड स्टार्ट कैसे होता है तो हम लोगों को समझ में आता है कि एक आर्यंस नाम की ट्राइब थी जो इंडिया में माइग्रेट करती है। अब आर्यंस कौन थे तो इसके बारे में बहुत ज्यादा स्टडी तो की गई है, बट हमको ये नहीं पता कि पिन पॉइंट लोकेशन ये कहाँ से इंडिया में एंटर करे थे। बट इतना पता है कि ये कुछ सेंट्रल एशिया में रहने वाली ट्राइब थी जो इंडिया में 1500 बीसी के आसपास एंटर कर रही है। और कहा यह जाता है कि जब आर्यंस इंडिया में एंटर कर रहे थे तब हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑलरेडी अपने डिक्लाइनिंग ट्रेंड में थी। इसलिए बहुत से हिस्टोरियंस ने यह भी बोला है कि शायद आर्यंस की वजह से ही हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन करी थी। बट ये ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता, इन्वेजन होता, अगर आर्यंस ने ही इन्वेजन करके हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिक्लाइन किया होता तो उसके कुछ नंबर ऑफ एविडेंसेस आप लोगों को मिलने चाहिए थे जो हमारे पास नहीं है। तो अपन को यही लगता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन और बहुत से रीजंस की वजह से डिक्लाइन हो सकती है, जिसमें एक सबसे बड़ा रीजन समझ में आता है क्लाइमेट चेंज। कि शायद उस समय जो क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया होगा, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है। और एग्रीकल्चर पर ही आप लोगों की सिविलाइजेशन टिकी हुई थी, जिसकी वजह से शायद जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के रहने वाले लोग थे वो हर जगह माइग्रेट कर जाते हैं, और इसी को डिक्लाइनिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम दिया गया है। अब ये जो आर्यंस इंडिया में आ रहे हैं, जैसे कि मैंने इनको बताया भी था कि इनका इंडिया में रहने वाली जो जगह है जहां पर ये रहते थे इंडिया में, दैट पीरियड, सॉरी, दैट फेज इज व्हाट यू कॉल्ड एज सप्त सैंधव। अब यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो 4 चीजें आप लोगों को हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में नहीं समझ में आ रही थी क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी जा रही थी,
वो चार चीजें अब हम लोगों को वैदिक सिविलाइजेशन में समझ में आने लग रही है। जैसे इनकी सोसाइटी कैसी थी, इनकी पॉलिटी कैसी थी, किस तरीके से ये लोग शासन चलाते थे, कौन सा रिलीजन ये लोग फॉलो करते थे, और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इनकी इकोनॉमी किस चीज पर डिपेंडेंट थी। तो अगर हम लोग पूरे वैदिक पीरियड को देखें तो कंप्लीट वैदिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। अगर हम वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो कंप्लीट वैदिक पीरियड को आप लोग दो फेज में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक फेज है ऋग्वैदिक फेज और दूसरा फेज है लेटर वैदिक फेज। अगर हम लोग ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक फेज के बारे में बात करते हैं तो मैं वैसे तो वैदिक पीरियड की बात कर रहा हूं, और इस कंप्लीट वैदिक पीरियड को आप लोग दो फेजेस में डिवाइड करते हैं। इसमें पहला फेज है ऋग्वैदिक फेज, और इसको ऋग्वैदिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पीरियड में बस ऋग्वेद लिखा गया था। एंड द नेक्स्ट पीरियड इज व्हाट यू टर्म एज लेटर वैदिक पीरियड। और अभी आप लोगों ने मेरे साथ हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक पॉइंट पढ़ा था कि इनको आयरन के बारे में नहीं पता था, और ऑफ कोर्स ऋग्वैदिक पीरियड के टाइम पर भी आयरन डिस्कवर नहीं हुआ था। और क्योंकि आयरन डिस्कवर नहीं हुआ था इसलिए ये आपकी मजबूरी बन जाती है कि आपको नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में रहना पड़ रहा है। और मजबूरी क्यों है? क्योंकि अगर मैं इंडिया के बारे में देखूं तो ये वाला जो फेज है ये वो पीरियड है जहां पर ऋग्वैदिक आर्यंस रहते थे। ये वो पीरियड है या ये वो एरिया है जहां पे ऋग्वैदिक आर्यंस रहते थे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ऋग्वैदिक आर्यंस ने इंडिया के इंटीरियर पोर्शन में माइग्रेट करना तो चाहा होगा, है ना। इंडिया के ईस्टर्न पोर्शन में तो ये लोग चाहते होंगे कि ये माइग्रेट कर जाए, बट ये कर नहीं पाए। अगर हम इंडिया के ईस्टर्न पोर्शन की बात करें तो यहां से दो नदियां निकलती हैं। एक तो है गंगा, और फिर है इसी गंगा की ट्रिब्यूटरी दैट इज कॉल्ड यमुना। और गंगा यमुना का ये एरिया बहुत फर्टाइल माना जाता है, और इसी एरिया को आप लोग ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिरकार आप इस पोर्शन तक पहुंच क्यों नहीं पाए, आप केवल नॉर्थ वेस्टर्न एरिया तक ही क्यों रह जाते हैं। सबसे बड़ा यहाँ पे रीजन ये माना जाता है कि सर हो सकता है कि क्या हुआ, नोट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। अच्छा, हो सकता है कि यहाँ बहुत डेंस फॉरेस्ट होंगे। और जैसे कि मैंने बोला कि बहुत फर्टाइल रीजन है तो यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट हो सकते हैं, और इन फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए जो आयरन आप लोगों को चाहिए वो आप लोगों के पास में नहीं है। तो ये आपके पास चॉइस नहीं है, ये आपकी कंपल्शन है कि आप इस एरिया से और ज्यादा ईस्ट में माइग्रेट नहीं कर सकते हैं। और इसी एरिया को ऋग्वैदिक आर्यंस ने अपनी बुक्स में सप्त सैंधव लिखा है। इसी एरिया को ये लोग सप्त सैंधव लिखते हैं। सप्त सैंधव को अगर हम देखें तो संस्कृत वर्ड है, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज की जो इस्तेमाल है वो इन लोगों के साथ ही इंडिया में होने लगता है। और सप्त सैंधव का मतलब है लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। लैंड ऑफ सेवन रिवर्स एक ऐसा एरिया जहां से सात नदियां होकर निकलती है। अब यहां पर कौन कौन सी नदियों के बारे में ऋग्वैदिक आर्यंस बात करते हैं? देखो, मैं ऋग्वैदिक आर्यंस बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कंप्लीट वैदिक पीरियड को आप लोग दो पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले मैं ऋग्वैदिक आर्यंस के बारे में पढ़ा रहा हूं क्योंकि इस पीरियड में बस ऋग्वेद कंपोज किया गया था। और ये पूरा की पूरा वैदिक पीरियड क्यों है? क्योंकि भारत के चार बहुत इंपॉर्टेंट वेद जिससे हिंदुइज्म डिराइव होता है वो इसी पीरियड में कंपोज किए जाते हैं। जिसमें सबसे पहले है ऋग्वेद, जिसको कंपोज किया गया था ऋग्वैदिक पीरियड में, और बाकी के तीन वेदों को आप लोग लेटर वैदिक पीरियड में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं ऋग्वैदिक आर्यंस के बारे में बता रहा हूं, और जैसे कि मैंने बोला अब अपन लोग हिस्ट्री में चार चीजें ही देखेंगे, सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी और रिलीजन, और वो इनका समझ में आ रहा है। अगर हम लोग आर्यंस के बारे में बात करें तो ये चारों चीजें इन लोगों की बहुत आराम से समझ में आ रही है। सबसे पहले तो हम लोग इनकी पॉलिटी समझने की कोशिश करते हैं कि ये लोग किस तरीके से रूल किया करते थे। पहली बात तो जो आर्यंस है ये एक ट्राइबल ओरिजिन के लोग हैं, मतलब एक ट्राइब है जो सेंट्रल एशिया में रहती है और वो इंडिया में माइग्रेट करती है। अगर मैं आर्यन से पहले इंडिया में क्या चल रहा था उसके बारे में बताऊं तो मैंने आपको बताया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन थी इसी पीरियड पर, और हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत ही अर्बनाइज्ड, बहुत ही मॉडर्न सिविलाइजेशन थी। तो अगर आज 21st सेंचुरी मान के चलिए कि बहुत मॉडर्न है,
तो जो सेकंड सेंचुरी होगी, इसके अगली वाली सेंचुरी, वो हमसे ज्यादा मॉडर्न होनी चाहिए। भाई बात तो यही समझ में आती है। तो अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग बहुत मॉडर्न थे, तो जाहिर सी बात है कि वैदिक सिविलाइजेशन जो अब बनेगी वो हड़प्पन से ज्यादा मॉडर्नाइज होनी चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है। वैदिक सिविलाइजेशन को इंडिया में रूरल सिविलाइजेशन माना जाता है, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो अर्बनाइजेशन थी, जो इन लोगों की मॉडर्निटी थी, वो एक लेगेसी के रूप में वही रह जाती है, उसको आगे आप कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो एक पहला इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन पूरी तरीके से एक रूरल सिविलाइजेशन थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने अपने इस पूरे की पूरे एरिया को लैंड ऑफ 7 रिवर्स बताया है। कौन कौन सी 7 नदियों का जिक्र किया गया है आपने ऋग्वेद में, क्योंकि इस पूरे पीरियड में बस ऋग्वेद ही कंपोज करते हो आप लोग, और ऋग्वेद में जो लिखा है मैं केवल वही पढ़ा रहा हूं। ऋग्वेद में ही आर्यंस का जो रेजिडेंस है उसको आप लोगों ने सप्त सैंधव बोला है। सप्त सैंधव का मतलब एक ऐसा एरिया जहां से 7 नदियां होकर निकलती हैं। और अगर इन 7 नदियों को देखें, यहाँ पर मैंने स्लाइड्स में इन 7 रिवर्स को दिखाया है। अगर आप देखें तो यहाँ पर आप लोगों को इन सातों की सातों नदियों के बारे में पता लगेगा थोड़ा बहुत। इसमें अगर आप देखें, वितास्ता, अस्किनी, पारुशनी, विपाशा, सुतुदरी, और नीचे बिल्कुल सिंधु, एक सरस्वती। ये 7 नदियों को एज इट इज आप लोग अपने कॉपीज में लिख लीजिए कि कौन कौन सी 7 नदियां ये बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो है सरस्वती। सरस्वती ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है। लैंड ऑफ 7 रिवर्स में सबसे पहले आपके पास है सरस्वती, विच इज नाउ एक्सटेंट। सरस्वती ये एक्सटेंट हो चुकी है अब। इस रिवर का बस केवल रिवर बेड ही बचा है। रिवर बेड का मतलब कि समझ में आता था कि यहीं से ये रिवर होके निकलती थी। सेकेंड रिवर जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं वो है सिंधु, और आज इसी सिंधु रिवर को आप इंडस कहते हैं। सिंधु रिवर इज कॉल्ड इंडस टुडे। थर्ड रिवर के बारे में इन्होंने बात करी है, दैट इज सुतुदरी। थर्ड रिवर इज सुतुदरी। सुतुदरी को आज की डेट में सतलुज कहा जाता है। तो ये इनके मॉडर्न नेम्स कौन कौन से हैं, इसको एक बार लिख लीजिए। लैंड ऑफ 7 रिवर्स में 7 नाम कौन कौन से हैं। उसके बाद आपके पास है विपाशा। अगर विपाशा की बात करें तो मॉडर्न टर्म्स में विपाशा को ब्यास रिवर कहते हैं, वो ब्यास जो पंजाब से निकलती है। उसके बाद 4 नदियां होगी। पांचवी नदी है अस्किनी। अस्किनी आज की डेट में चेनाब को कहा जाता है। दिस इज रिवर चेनाब। फिफ्थ, सिक्स्थ रिवर इज वितास्ता। ये विपाशा था। दिस इज वितास्ता। अपना वितास्ता रिवर आज की डेट में आप झेलम को बोलते हैं। 6 नदियां हो गई। एंड द सेवेंथ रिवर इज, अच्छा सिंधु में लिख चुका हूं। सेवेंथ रिवर है पारुशनी। पारुशनी रह गई बस एक। पारुशनी इज टुडे कॉल्ड रावी। तो ये लैंड ऑफ 7 रिवर्स कुछ इस तरीके से बना। इसमें सरस्वती रिवर तो एक्सटेंट हो चुकी है। सिंधु इज इंडस। सतुदरी, विपाशा, अस्किनी, वितास्ता और पारुशनी। आज भी रिवर इंडस की ये पांचों रिवर ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है जब कोई छोटी सी रिवर किसी बड़ी रिवर में जाके मर्ज हो जाए। तो ये लैंड ऑफ 7 रिवर्स है, और ऋग्वेद में इन 7 नदियों के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है कि इन 7 नदियों में से सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता था ऋग्वेद में। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, विच रिवर वॉज कंसिडर्ड एज द मोस्ट पायस रिवर। सबसे पवित्र नदी को सरस्वती बताया गया है। ये आप अपने अपनी कॉपीज में नोट करेंगे। द मोस्ट पायस रिवर वॉज सरस्वती। इट वॉज कंसिडर्ड द मोस्ट पायस ऑफ ऑल। सभी नदियों में से सबसे ज्यादा जो पवित्र है वो आप सरस्वती को माना करते थे। आज की डेट में यही सरस्वती रिवर एक्सटेंट हो चुकी है। अब थोड़ा बहुत ऋग्वेदिक आर्यंस के बारे में समझना शुरू करते हैं कि ये सप्त सिंधु इलाका जो इन्होंने बताया, ये आज की डेट में किस रीजन से मिलता है। अगर हम सप्त सिंधु को देखें तो ये आज की डेट में बहुत बहुत हद तक पंजाब के साथ मर्ज करता है, क्योंकि पंजाब को भी लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहा जाता है। हालांकि अगर हम ये मान के चले कि सरस्वती रिवर अब एक्सटेंट हो चुकी है, तो हमारे पास एन नंबर ऑफ रीजंस हैं ये समझने के लिए कि ये पंजाब रीजन पर ही शायद रह रहे थे। भाई ये सप्त सिंधु रीजन और कुछ नहीं है, ये पंजाब रीजन ही है। यहां तक क्लियर होती है बात। उसके बाद थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेदिक आर्यंस
की पॉलिटी समझने की कोशिश करते हैं। कहा यह जाता है कि इन्होंने क्या किया, अपने इस पूरे की पूरे कंप्लीट एरिया को एक कंट्री बोला, और इनकी कंट्री का नाम पड़ा सप्त सैंधव। जैसे कि इन्होंने अपनी बुक में बताया है, हर कंट्री में स्टेट्स होते हैं, थोड़े छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं। जैसे इंडिया के पास भी यूनियन ऑफ स्टेट्स में 28 स्टेट्स हैं, और इनके सप्त सैंधव में स्टेट्स को कहा जाता था जन। तो सबसे पहले तो मैं इन लोगों की पॉलिटी आप लोगों को पढ़ा दूं। अगर हम इनकी पॉलिटी की बात करें कि किस तरीके से ये लोग अपने सप्त सैंधव रीजन को एडमिनिस्टर किया करते थे, तो इन्होंने सबसे पहले तो अपनी कंट्री को सप्त सैंधव बोला। और आज हमारी पूरी कंट्री को चलाने वाला एक लीडर है जिसको आप प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। बट इनकी कंट्री तो बन गई है, ये अपने रीजन को सप्त सैंधव तो बोल रहे हैं, बट इन्होंने यूनिलेटरली किसी एक इंसान को सप्त सैंधव का चीफ नहीं चुना। मतलब मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि आर्यंस को चलाने वाला कोई एक चीफ रहा होगा। अगर एक चीफ होगा, मान के चलो होता, तो शायद उसके बारे में अपन को ऋग्वेद में भी पता लगता। और ऋग्वेद जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा कुछ मिलता ही नहीं है। इसका मतलब ये लोग आए तो थे इंडिया में, और ये बहुत ज्यादा इंस्टॉलमेंट्स में इंडिया में एंटर कर रहे थे। इंस्टॉलमेंट्स का मतलब होता है कि रुक रुक के जो छोटी छोटी ट्राइब्स है, ये सेंट्रल एशिया से इंडिया में माइग्रेट कर रही थी। जैसे जैसे ये लोग इंडिया में आते गए, वैसे वैसे ये अपने अपने पोर्शंस में सेटल होते चले गए। और कुछ इस तरीके से ही बना था सप्त सैंधव। सप्त सैंधव डिवाइडेड था स्टेट्स में, और यहाँ पे स्टेट्स को कहा जाता है जनाज। ये अपने स्टेट को जन कहते हैं, और क्योंकि बहुत सारे स्टेट थे इसलिए मैंने यहां पर जनाज लिख दिया है। तो ये अपने स्टेट्स को जन कहते थे, जैसे हम इंडिया में आज इनको स्टेट्स कहते हैं। हमारे स्टेट्स डिवाइडेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, भाई जिलों में डिवाइड होते हैं, और इनके जन भी डिवाइडेड थे डिस्ट्रिक्ट में। और ये अपने डिस्ट्रिक्ट को विषया कहते हैं, विच इज कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड। हर एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत से अर्बन और रूरल एरियाज होते हैं, और जैसे कि मैंने ये बात पहले ही क्लियर कर दी थी कि ये रूरल सिविलाइजेशन थी, तो अर्बन एरियाज का तो बात समझ, मतलब अर्बन एरियाज की तो बात ही नहीं बनती यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर अर्बन एरियाज है ही नहीं, ज्यादातर जो है वो सब रूरल एरियाज है। और इनके डिस्ट्रिक्ट में जो रूरल एरियाज थे उनको ग्राम कहा जाता था। ग्रामाज वर द रूरल एरियाज। तो ये इसी चलेंगे नहीं क्या आज? बेटा ऑनलाइन सबको समझ में आ रही है बात मेरी? देवांश, डॉली, गिनी, प्रतिमा, प्रीति, अभी तक सबको समझ में आ रहा है बेटा क्या चल रहा है क्लास में? जी। तो सप्त सैंधव इनकी कंट्री का नाम है। हम लोग ऋग्वेदिक आर्यंस की पॉलिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग किस तरीके से अपने एम्पायर को चलाते थे। तो जैसे कि मैंने बोला कि वैसे तो एम्पायर को चलाने वाला एक राजा होता है, और इंडिया में उसको आप प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। बट इन लोगों में वो सेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी नहीं है। पूरे के पूरे सप्त सैंधव इलाके को चलाने वाला कोई एक चीफ नहीं था। अगर वो होता तो उसके बारे में हमें ऋग्वेद में जरूर पढ़ने को मिलता। इन्होंने क्या किया, अपने सप्त सैंधव को बहुत से स्टेट्स में बांटा, और इन्होंने क्या किया कि हर एक स्टेट का एक चीफ बनाया। हर एक स्टेट का एक चीफ बना दिया, और ये चीफ अपने अपने स्टेट को चला रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर आप एक रीजन में रहते हैं और आप लोगों के अंदर सेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी नहीं है, और ये जनों की बहुत सारी चीफ है, तो ये आपस में लड़ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इन सभी चीफ्स को कंट्रोल करने वाला कोई प्राइम मिनिस्टर लेवल का इंसान नहीं है। मैं तो यही मान सकता हूं ना कि ये सब चीफ मिनिस्टर्स ही हैं, और सभी चीफ मिनिस्टर्स को कंट्रोल करने वाला कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है। तो कहने के लिए सारे ही आर्यंस हैं, बट आर्यंस के अंडर कोई यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिल रही है। इतना क्लियर हो रही है बात? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये अपने चीफ को क्या बोला करते थे? जो जन के ऊपर रूल करता था उसको राजन कहा जाता था। जो जन का चीफ था उसको राजन बोलते थे। विषय के चीफ को विषयपति कहा जाता था। विषयपति। ग्राम के चीफ को आप लोग ग्रामिका कहते थे। ग्रामिका। और हमको पता है कि हर एक रूरल एरिया में नंबर ऑफ फैमिलीज रहती हैं। तो लास्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम ऋग्वेदिक आर्यंस की स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन समझे, तो ये ग्राम्स के नीचे आते हैं कुल। कुल का मतलब फैमिली होता है।
देखो यार, हर पूजा करने से पहले आप लोग अपने कुल देवों की पूजा करते हैं। एक्चुअली आपके कुलदेव कोई नहीं है। कुलदेव का मतलब है वो फैमिली जिसने आपकी फैमिली शुरू करी थी। मतलब वो इंसान जिन्होंने आपकी फैमिली कभी ऋग्वैदिक पीरियड में शुरू करी थी। आज वो आप लोगों के लिए भगवान से कम नहीं है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप लोगों ने अपने यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे डिवाइड किया। सबसे बड़ी रीजन सप्त सैंधव है। ये एक तरीके से इन लोगों की कंट्री है। बट इन लोगों में सेंस ऑफ कंट्री अभी तक आई नहीं है। सेंस ऑफ सॉलिडारिटी इनमें नहीं है। सेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी इनमें नहीं है। इनकी कंट्री बहुत सी स्टेट्स में डिवाइडेड है और हर एक स्टेट का एक चीफ होता था जिसको ये लोग राजन कहते थे। उसके बाद इनके हर एक स्टेट बहुत से डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड थे। डिस्ट्रिक्ट को ये लोग विषय बोलते थे और हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक डीएम कह लो जिनको ये विषयपति कहते थे। फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड थे बहुत सारे विलेजेस में। विलेजेस में यहाँ पर नाम फेमस है ग्रामास, उनको ग्राम कहा जाता था। और हर एक ग्राम का एक हेड जिसको आज आज की डेट में मैं सरपंच कह सकता हूं, उस समय उसको ग्रामिका बोलते थे। हर एक ग्राम बहुत सी फैमिलीज में डिवाइडेड होता था और फैमिली में यहाँ पर उसको कुल बोला गया है। और हर एक कुल का जो हेड होगा वो जाहिर सी बात है कि वो ब्रेड अर्नर होगा। आज के डेट में तो ब्रेड अर्नर नहीं होता। जो इंसान पैसा कमा के लाए फैमिली वही है या फैमिली का हेड वही है। बट उस समय क्योंकि हम लोग इंडिया में पैट्रियार्कल फैमिली चलाते थे, आज भी इंडिया में फैमिली पैट्रियार्कल ही है। तो आपकी फैमिली में जो सबसे सबसे एल्डेस्ट मेल मेंबर होता था वही आपकी फैमिली का हेड माना जाता था और उसको बोला जाता था कुलपति। मैं बोलता हूँ मैंने, दैट पर्सन वॉज कॉल्ड कुलपति। एक्सक्यूज मैम, ये एसी नहीं चलेंगे क्या? चलते चलते दोनों ही बंद हो गए। जी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी मैं ऋग्वेद के बारे में पढ़ाता हूं ना, मैं इंडिया में हमेशा ये बताता हूं कि उस समय कुछ कुछ हद तक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हुआ करती थी। कुछ हद तक डेमोक्रेसी थी। वो बात अलग है कि आने वाले टाइम पीरियड में आप लोग एक मोनार्की को डेवलप होते देखेंगे। और जब भी आप राजन पढ़ते हो ना तो आपके दिमाग में शायद ये आता होगा कि राजन शायद राजा है ना। बट अगर हम ऋग्वेदिक पीरियड की बात करें तो राजन कोई राजा नहीं होता था। राजन उस समय केवल एक पोस्ट का नाम होता था। राजन वॉज जस्ट द नेम ऑफ सम पोस्ट। और अगर राजन किसी पोस्ट का नाम था तो जाहिर सी बात है जो दिमाग में आएगा क्वेश्चन कि सर इस पोस्ट पर कौन बैठेगा, ये आखिरकार डिसाइड कौन करता था। मान के चलते हैं कि राजन कोई राजा नहीं है, राजन केवल एक पोस्ट का नाम है। इतना क्लियर है। और मैं ये बोलता हूं कि ऋग्वेदिक पीरियड टू सम एन एक्सटेंट, कुछ हद तक डेमोक्रेटिक था। तो भारत के ऋग्वेदिक पीरियड में आप लोगों को कुछ हद तक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलती हैं। डेमोक्रेसी का मतलब तो यही होता है कि आपके देश को चलाने वाला जो हेड है उसको आप ही चुन के भेज रहे हैं। मतलब वो आप ही में से कोई एक है। और अगर आप चाहें तो उसको हटा भी सकते हैं। तो अगर राजन एक पोस्ट का नाम था तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस पोस्ट पर बैठने वाले का इलेक्शन होता कैसे था। क्या वो इलेक्शन ही होता था? तो यार ऋग्वेदिक पीरियड में हम लोगों को एक बात बताई जाती है कि सर वैसे जन का चीफ राजन है बट राजन के पास एज सच पावर कोई नहीं होती थी। इस इंसान को इलेक्ट किया जाता था तीन असेंबलीज के द्वारा। देयर यूज्ड टू बी थ्री असेंबलीज। ऋग्वेदिक टाइम में आपको तीन असेंबली देखने को मिलती है जो पूरे जन को चलाती थी। वो बात अलग है कि आपने जन के चीफ राजन को चुन लिया है, ये केवल एग्जीक्यूशन करेगा। जैसे आज भी आप पॉलिटी पढ़ते हो ना तो आपको बताया जाता है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लॉ बनाती है। लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आती है। प्राइम मिनिस्टर और उनके मिनिस्टर तो केवल एग्जीक्यूटिव के पार्ट है। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होगा कि जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी सर आपको उसको बस एग्जीक्यूट ही करना है। तो ये एक तरीके से एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ही मान लो आप, जो राजन है। बट यहां पर जो लॉ मेकिंग बॉडी है जिसको आज आप इंडिया के लिए पार्लियामेंट कहते हैं, यहां पर हर एक स्टेट की एक पार्लियामेंट मान लो,
और कोई एक पार्लियामेंट नहीं, हर स्टेट में तीन तीन पार्लियामेंट समझ लीजिए, और यहां पर हर पार्लियामेंट के काम को अच्छे से डिसाइड किया गया था। तो मैं ये मतलब ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वैसे आज हमारी कंट्री को चलाने वाली एक पार्लियामेंट है, और वो पार्लियामेंट सारे की सारे मुद्दों पर डिस्कशन करती है, वो आपकी पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, रिलीजन हो, या कुछ भी हो। बट अगर हम लोग ऋग्वेदिक पीरियड की बात करें तो हर एक जन में तीन तरह की असेंबली थी, और ये तीनों असेंबली के तीन अलग अलग काम हुआ करते थे। ये तीनों असेंबली मिलकर ही किसी एक इंसान को राजन की पोस्ट पर बिठाती थी, और राजन केवल एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट का नाम है, राजन कोई राजा नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तीन असेंबली थी कौन कौन सी? तीनों असेंबली में सबसे पहली असेंबली का नाम आ जाता है सभा, सेकंड असेंबली इज कॉल्ड समिति, और थर्ड असेंबली को कहा जाता है विधाता। और यहां पे तीनों असेंबली के जो काम है वो बिल्कुल फिक्स किए गए थे। जैसे सभा की बात करें तो इन लोगों को पॉलिटी से संबंधित चीजों को देखना था। समिति वॉज मेड फॉर इकोनॉमी, इकोनॉमी संभालने का काम समिति का हुआ करता था, और विधाता को संभालना था रिलीजन, धर्म से जुड़ा कोई भी लॉ विधाता बनाता था। तो एक तरीके से तीन तरह की पार्लियामेंट हो गई हर जन में। तो अगर मैं इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूं तो मान के चलो कि ये सप्त सैंधव है, और इस सप्त सैंधव में ये जो पोर्शंस आप लोगों को दिख रहे हैं ये जन है। देयर आर 9 जनास, और हर एक जन दूसरे वाले जन से इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि इन सभी के सभी जन को कंट्रोल करने वाला इस पूरे सप्त सैंधव का कोई एक लीडर नहीं है। ये सबको समझ में आया? इस पूरे की पूरे रीजन का कोई एक लीडर नहीं है। तो हर एक रीजन के ऑटोनोमस आप लीडर मान लो। हर एक रीजन में आपको तीन तीन तरह की असेंबलीज दिखेंगी, और तीनों असेंबली के काम सभा, समिति, विधाता। वो काम भी मैंने आपको बता दिया कि सभा का काम है पॉलिटी संभालना, समिति का काम इकोनॉमी, और विधाता का काम रिलीजन संभालना। ये पॉलिटी समझ में आ गई? ये इन लोगों की पॉलिटी है, इस तरीके से ये लोग काम किया करते थे। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि क्या ऋग्वैदिक पीरियड में आप लोगों को किसी तरीके की मोनार्की दिखती है? मोनार्की, मोनार्की दिख ही नहीं रही है। अगर मोनार्की दिखती तो सर राजन एक पोस्ट नहीं होती भाई। राज एक्चुअली में एक मोनार्क होता क्या है? एक मोनार्क होता है जो एक पोस्ट के ऊपर बैठ जाए और उस पोस्ट के ऊपर अपने हायरार्कियल राइट्स स्टेब्लिश कर ले। हर क्या हायरार्कियल राइट्स का मतलब क्या है कि आज मैं अगर राजा हूं तो कल को मेरा बेटा राजा होगा। ऐसा कुछ भी हम लोगों को ऋग्वैदिक पीरियड में देखने को नहीं मिलता। तो कहा जाता है टू सम एन एक्सटेंट ऋग्वैदिक पीरियड डेमोक्रेटिक था। इंडिया में अभी मोनार्की स्टेब्लिश नहीं हुई है। इतना समझ में आ रहा है? मैं धीरे धीरे आप लोगों को लेके चल रहा हूँ। आदि मानव मैंने पिछली क्लास में बताए थे, फिर मैंने आपको बताया था कि अर्ली मैन ने एक तरीके से सिविलाइजेशन कैसे स्टेब्लिश करी। अब मैं आप लोगों को आगे पढ़ा रहा हूं कि कैसे ये सिविलाइज्ड इंसान डायनेस्टीज शुरू करने वाला है। ये वंश जो आप पढ़ते हो ना मेरे साथ, मौर्यन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, ये डायनेस्टीज आप लोग पढ़ते हो। आखिरकार ये डायनेस्टीज की शुरुआत कैसे हुई? एकदम से तो कुछ भी नहीं हो गया होगा, समय लगता है हर एक चीज में। अब आगे बढ़ते हैं, ये इन लोगों की पॉलिटी थी। अब बात करते हैं दोस्तों सोसाइटी की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई है अब सोसाइटी। ऋग्वैदिक पीरियड की सोसाइटी कैसी थी? अगर हम लोग ऋग्वेद की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सोसाइटी के बारे में भी हमें ऋग्वेद से ही पता लगता है। ये बुक 10 किताबों में डिवाइडेड है। 10 किताबों को मिलाकर ऋग्वेद बना है, और इन 10 किताबों को मंडल कहा जाता है। दिस 10 बुक्स आर कॉल्ड 10 मंडलास। इतना क्लियर है? और अगर हम ऋग्वेद के 10वें मंडल की बात करें, मैं 10th मंडल की बात कर रहा हूं, तो पहली बात 10th मंडल का नाम यहां पर रखा गया है पुरुष सूक्ता। ये 10th मंडल का नाम है पुरुष सूक्ता, और यही से पता लग जाता है हम लोगों को ऋग्वैदिक सोसाइटी के बारे में। क्योंकि अगर हम पुरुष सूक्ता को ध्यान से पढ़े तो पुरुष सूक्ता ये बताता है कि सर ऋग्वैदिक सोसाइटी वर्ण सिस्टम में डिवाइडेड थी। अब ये वर्ण सिस्टम क्या है? कहा जाता है कि ब्रह्मा की सोल, ब्रह्मा की सोल को यहां पर ब्रह्मा बताया गया है, और उस ब्रह्मा की सोल के 4 पोर्शंस में से 4 तरीके के वर्ण निकले हैं। ब्रह्मा एक यहां पर जो मेंबर बताया गया है, ही इज अ मेल, क्योंकि फीमेल डोमिनेंस यहां पर आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है। अगर आप पुरुष सूक्ता को पढ़ेंगे तो पुरुष सूक्ता यह बताता है कि ब्रह्मा की आत्मा से 4 तरीके के वर्ण निकले हैं।
इतना क्लियर है? तो पुरुष सूक्ता मतलब एक पुरुष की आत्मा से, और जो ये बताता है कि पुरुष के हेड से निकले हैं खुद ब्राह्मण्स। और यहां पर हर एक वर्ण का काम भी डिसाइड करके रखा है। अगर ब्राह्मण्स बताया है क्योंकि हेड से निकले हैं, और हेड में बोलने की क्षमता और याद करने की क्षमता है, इसलिए ब्राह्मण्स का काम बोला गया कि सर आपका जो ऑक्यूपेशन होगा वो होगा वेदों को पढ़ना और पढ़ाना, रीडिंग एंड टीचिंग वेदास। उसके बाद बात करते हैं अपर बॉडी की। अपर बॉडी में क्षमता होती है कि ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है, क्योंकि आपके पास आर्म्स हैं, इन दोनों बॉडी में आपके पास आर्म है। और इस वाले पोर्शन से निकले हैं सोसाइटी का दूसरा वर्ण, और इसको बोला जाता है क्षत्रिय। और जैसे कि मैंने बोला, ये हर एक चीज की साथ के साथ ऑक्यूपेशन भी फिक्स करके चल रहे हैं। क्षत्रियों के बारे में बताया गया कि सर आपका ऑक्यूपेशन है टू रूल एंड टू प्रोटेक्ट। कि आपको शासन भी संभालना है, और जरूरत पड़ने पर आप सबकी रक्षा भी करेंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि क्षत्रियों का काम है राजा बनना, और अगर राजा नहीं बन पाए तो ये सोल्जर बनेंगे। तो आर्मी ज्यादातर क्षत्रियों की ही होती थी। उसके बाद आता है दोस्तों सोसाइटी में ये वाला पोर्शन, दिस इज द थर्ड पोर्शन, जिसमें थाई है आपके पास। और थाई की मदद से यू कैन वॉक फॉर अ लॉन्गर डिस्टेंस। और इस थाई वाले पोर्शन से निकले हैं थर्ड वर्ना, और इस थर्ड वर्णों को कहा गया है वैश्यास। वैश्यास का मतलब होता है मर्चेंट, ट्रेडर्स, एग्रीकल्चर, यहां तक कि पेजेंट और फार्मर्स को भी आप लोगों ने वैश्या में ही रखा। इनका काम है बिजनेस करना, टू अर्न मनी। वैश्यास का काम है टू अर्न मनी। अब मुझे यहां पर एक दिमाग लगा के चीज बताइएगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में से टैक्स किसको पे करना चाहिए? भाई यही बात है ना, ना तो आप पैसा कमा रहे हैं, ना आपका काम पैसा कमाना है। अगर हम लोग हिंदू रिलीजन की बात करें तो पैसा कमाना काम केवल वैश्य का है। और इसलिए वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग वैश्यास को माना गया था द ओनली टैक्स पेइंग क्लास। चारों वर्णों में से केवल और केवल टैक्स वैश्या को ही बोला गया था कि सर क्योंकि पैसा आप कमाते हैं, ट्रेड आप करते हैं, दुकानें आप खोलते हैं, इसलिए टैक्स भी आप ही पे करेंगे। और उसके बाद सोसाइटी के बिल्कुल निचले पोर्शन से, एक पुरुष के बिल्कुल बॉटम पार्ट से, इन दोनों पार्ट से निकला है फोर्थ टाइप ऑफ वर्ना, जिसको इन्होंने शूद्रास कहा। और शूद्रास को रखा जाता है सर्विस क्लास में। इनका काम क्या है कि ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। तो इंडिया में सर्विस क्लास शूद्रों की होती थी। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है कि शूद्रास आर नॉट अनटचेबल्स। शूद्रास को यहां पर अनटचेबल्स नहीं बोला गया है, और ना ही ये अनटचेबल्स थे। इतना क्लियर हुआ? ये इन लोगों की सोसाइटी थी जो आप लोगों को देखने को मिलती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा। और इन चार वर्ण इस पूरी सोसाइटी को वर्णा सिस्टम बोलते हैं। अब कभी के बाद ना क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया में डेवलप होने वाला ये वर्णा सिस्टम क्या ऑक्यूपेशन सिस्टम है, या बर्थ सिस्टम है, या बर्थ बेस्ड है? अगर कोई वेदों को पढ़ रहा है और पढ़ा रहा है तो क्या मैं उसको ब्राह्मण बोल दूं? क्या वर्ण सिस्टम ऐसे ही बोलता है? मतलब पहले बर्थ होगा, उसके बाद ऑक्यूपेशन डिसाइड होगी, या पहले ऑक्यूपेशन डिसाइड होगी, उसके हिसाब से मैं आपकी फैमिली का गेस कर लूंगा? बताओ। आज की सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूं बेटा मैं, ऑक्यूपेशन से होगा। तो मान के चलो मैम, चलो मैं आपकी बात मान लेता हूं कि ये ऑक्यूपेशन बेस्ड सिस्टम था, कि जो जो काम कर रहा है उसके हिसाब से मैंने उनको चार की चार कैटेगरीज में डाल दिया, और कैटेगरी भी केवल चार तरीके की है। ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, सपोज करो कि एक सोनार है, सोने का काम कर रहा है, तो सोनार एक ऑक्यूपेशन हो गई। तो एक सोनार को कहाँ रखोगे पक्का? कुम्हार को कहाँ रखें, जो घड़े बनाते हैं?
घड़े बना के बेचे गए, चलिए ठीक है। चांडाल और निषाद जैसी कास्ट को कहाँ रखेंगे? जिनका काम होता था डेड बॉडीज उठाना, उसको डिस्पोज करना। और सर्विस क्लास का मतलब होता है ऊपर की तीन घरों में जाके सेवा देना। पक्का? तो फिर जाति सिस्टम क्या हुआ? अगर ऑक्यूपेशन बेस्ड सिस्टम, चलो मैं वर्ना सिस्टम मान लेता हूं, तो फिर ये जाति भी तो चलती है इंडिया में। कास्ट सिस्टम क्या हुआ? या कास्ट और वर्ण सिस्टम एक ही मान के चले अपन? मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी? मैं, हमारे इंडिया में दो सिस्टम चलते हैं। एक है वर्ना सिस्टम और एक है जाति सिस्टम, जिसको आप कास्ट कहते हैं। इसमें जो वर्ना सिस्टम है ये बर्थ बेस्ड सिस्टम होता था। अब मैं इसको बर्थ बेस्ड सिस्टम क्यों बोल रहा हूं? बड़ा दिमाग लगा के सोचना यार। मैं एक ब्राह्मण हूं, चलिए, कल को मेरा बेटा पढ़ाने लगता है और उसको पढ़ाते पढ़ाते समझ में आता है कि ये मेरा टैलेंट ही नहीं है, और वो बिजनेस खोल के बैठ जाता है। मैं मान के चल रहा हूँ, जबकि वो पैदा एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था, तो वो बाय बर्थ तो ब्राह्मण हुआ, बट वो ऑक्यूपेशन आज बिजनेस की कर रहा है, तो क्या मैं उसको वैश्य बोल दूं? बात समझ में आ रही है बेटा? वर्ण सिस्टम एक्चुअली बर्थ बेस्ड सिस्टम था। आप कुछ भी करें उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आप किस परिवार में पैदा हुए थे। और इस पूरे की पूरे वर्ण सिस्टम की सबसे बुरी चीज ये थी कि अगर आप एक बार एक फैमिली में पैदा हो गए, तो फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना पैसा कमाया या सोसाइटी में आपका क्या स्टेटस है, आप जीवन भर ब्राह्मण ही रहेंगे। इफ यू आर बॉर्न ब्राह्मण, यू विल रिमेन ब्राह्मण। इफ यू आर बॉर्न शूद्रा, यू विल रिमेन शूद्रा। तो यहां पर आप अपने वर्ण को चेंज नहीं कर सकते हैं, बट जाति सिस्टम में जाति बदली जा सकती है। कास्ट सिस्टम इंटरचेंज हो सकता है। अगर आप आज के मॉडर्नाइजेशन को देखें, अर्बनाइजेशन को देखें, तो बहुत से घर है यहाँ पर, हर घर में फैमिली रह रही है, और हर फैमिली की जाति को आप उसकी कास्ट से डिराइव करते हैं कि उसकी कास्ट क्या है। सपोज करो कि अगर किसी इंसान ने डोमिनेंट कास्ट जो भी चल रही हो, जैसे शर्मा चल रही है, भारद्वाज चल रही है, तो कोई शूद्र इंसान ने अपनी कास्ट शर्मा जोड़ दी और वो शर्मा के नाम से जाके रहने लगा, तो क्या वो ब्राह्मण हो गया? बट आप लोग तो जज करेंगे, क्योंकि आप एक्चुअली इंडिया में लोगों की कास्ट से जज किया जाता है कि इसकी जाति क्या होगी। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? और अक्सर जाति सिस्टम ही बदला जाता है, कास्ट ही बदली जा सकती है। अगर मैं वर्णों की बात करूं ना, तो वर्ण कभी नहीं बदले जा सकते। इतना क्लियर हुआ? और इस पूरी सोसाइटी में जो वर्ण सिस्टम डिराइव हो रहा है, ये एक्चुअली बर्थ बेस्ड सिस्टम है। फर्क ये पड़ता है कि आपका जन्म किस परिवार में हुआ है। पहले जन्म होगा, उसके बाद आपकी ऑक्यूपेशन पहले से ही डिसाइड कर दी गई है। एंड डियर, यू कैन नॉट चेंज योर ऑक्यूपेशन। एक शूद्र इंसान वैश्यों का काम नहीं कर सकता था उस समय, या एक वैश्य ब्राह्मणों का काम नहीं कर सकता था, या एक क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं बन सकता था, या एक ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं बन सकता था। क्योंकि यहां पर पहले बर्थ, उसके बाद ऑक्यूपेशन डिसाइडेड है, ना कि पहले ऑक्यूपेशन फिर आइडेंटिटी। अगर मैं वर्ण सिस्टम की बात करूं ना, तो यहां पर आइडेंटिटी आपका ऑक्यूपेशन नहीं है मैडम, आइडेंटिटी आपका बर्थ है। अगर हम कास्ट सिस्टम की बात करें, तो कास्ट सिस्टम में आइडेंटिटी बर्थ नहीं होता, कास्ट सिस्टम में आइडेंटिटी काम होता है। जो मैंने आपसे पूछा ना, सोनार, लोहार, उसके बाद आते हैं चमार, जो अपना चमड़े का काम करते हैं, फिर कुम्हार, ये सब ऑक्यूपेशन बेस्ड चीजें हैं। ये जातियों के नाम पूछ रहा था मैं आप लोगों से, ये वर्ण सिस्टम में नहीं आते कहीं पे। क्यों? क्योंकि आपको कैसे पता लगा वो सोनार है? आपने उसका बर्थ पूछा? नहीं, आपने केवल काम देखा और काम से उस पूरे की पूरे ग्रुप को एक नाम दे दिया, दैट इज सोनार। तो जब ऑक्यूपेशन आपकी आइडेंटिटी बन जाए ना, इसको जाति सिस्टम कहते हैं। और इंडिया में जाति सिस्टम बहुत बाद में डिराइव होगा, अभी जाति सिस्टम आ ही नहीं रहा है। इतना क्लियर हुआ? तो इस पूरी की पूरी ऋग्वैदिक सोसाइटी में आप लोगों को वर्ण सिस्टम देखने को मिलता है। फिलहाल यहां पर किसी को कोई कंफ्यूजन है? बच्चे गायब। आगे चलते हैं यार। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है सोसाइटी पॉलिटी के बाद इकोनॉमी। अगर हम ऋग्वैदिक पीरियड में इकोनॉमी की बात करें, तो इकोनॉमी यहां पर मेजरली एग्रेरियन इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। इकोनॉमी वॉज एग्रेरियन, सभी लोग एग्रीकल्चर करते थे।
अब बात करते हैं इन लोगों की रिलीजन की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि ये कौन कौन से भगवानों की पूजा इस समय ऋग्वेद में की जा रही है। अगर हम लोग ऋग्वेदिक गॉड्स की बात करें, तो ऋग्वेद में अगर आप किसी भी सोसाइटी में चले जाएं, किसी भी सोसाइटी में इनिशियल गॉड्स जो होते हैं ना, वो हमेशा नेचर के होते हैं। आप लोग नेचर की पूजा करते हैं, और इंडिया में भी इनिशियली नेचर की ही पूजा की जा रही थी। और यहाँ पर जो रिलीजन है वो नेचर बेस्ड था, और जो गॉड्स थे वो भी नेचर बेस्ड ही थे। जैसे कि ऋग्वेद में सबसे इंपॉर्टेंट गॉड जिसकी पूजा की जा रही थी, दैट वाज इंद्र। नेक्स्ट इज अग्नि, थर्ड इज वरुण, फोर्थ इज पवन, फिफ्थ इज सूर्या, सिक्स्थ इज मित्र, एंड द सेवेंथ इज सोम। ऑल दीज आर द देवास जिनकी पूजा आप लोग ऋग्वैदिक रिलीजन में कर रहे थे। और अगर आप इन सभी भगवानों के काम देखें, तो आपको यही लगेगा कि आप भगवान की पूजा कम नेचर की ज्यादा कर रहे हो। जैसे कि इंद्र को माना जाता है द गॉड ऑफ थंडरबोल्ट, और द मीन द गॉड ऑफ रेनफॉल, तूफान का भगवान। सेकेंड इज अग्नि, अग्नि को मीडिएटर का नाम दिया गया है। तभी कहा जाता है कि कोई भी पूजा पाठ बिना जोत जलाए पूरी नहीं होती। हैव यू एवर पॉन्डर्ड कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अग्नि को हमारे शास्त्रों में एक बहुत इंपॉर्टेंट दर्जा दिया गया है। अग्नि को कहा गया है कि आप इंसानों की ख्वाहिशों को ले जाकर भगवानों तक पहुंचाएंगे। दिस इज वॉट अग्नि भगवान डज। इसलिए आज की टाइम में भी कोई भी पूजा पाठ बिना अग्नि के पूरी नहीं होती, क्योंकि आप लोगों की विशेष गॉड्स तक पोर्ट्रे करने वाला अग्नि है। थर्ड वन इज कॉल्ड वरुण, वरुण को पानी का देवता कहा गया है। पवन इज द गॉड ऑफ एयर। सूर्य इज वॉट यू सी, लाइट, मतलब भगवान सूर्य। सेवेंथ इज मित्र, मित्र को कहते हैं द गॉड ऑफ रिलेशंस। जब उस समय किसी से रिश्ते अच्छे करने होते थे तो लोग मित्र भगवान की पूजा करते थे। इसको आज के टाइम पर आप जैसे मर्जी ले लो, निब्बा निब्बियों के लिए तो खैर हमेशा ही बढ़िया रहते हैं। सोम क्या है? एक्चुअली में बिहार में एक प्लांट आज भी उगता है जिसको महुआ बोला जाता है। उसको पीस कर ये लोग देसी शराब बनाते हैं। तो सोम एक्चुअली में एक प्लांट ही होता था जिसको पीसने के बाद एक ड्रिंक बनाई जाती थी, और हर किसी को वो ड्रिंक का एक एक सिप पीना होता था पूजा में बैठने से पहले। इसको आज के डेट में चरनामृत भी बोल सकते हो आप। और सोम रस बहुत इंपॉर्टेंट होता था क्योंकि ये आपकी बॉडी को प्यूरिफाई करता था। उस समय अल्कोहल नहीं था ये। वो बात अलग है कि आजकल के शराबियों ने इसको अल्कोहल से जोड़ दिया है। उनको लगता है कि सोमरस शायद उस समय अल्कोहल ही था। अल्कोहल नहीं था ये। इतना क्लियर हो गया? तो आप लोग इन भगवानों की पूजा कर रहे हैं, बेसिकली बात। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जितना भी आप लोगों ने अभी तक मेरे साथ पढ़ा, ये केवल इंडिया के इस पोर्शन के बारे में था। और ये वो पोर्शन है जो ऋग्वेदिक आर्यंस के टाइम पर आप लोगों को दिखता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ। अगर हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो इस लेटर वैदिक पीरियड में पहली डिस्कवरी जो होती है वो आयरन की होती है। इंडिया में सबसे पहले आयरन कब डिस्कवर किया गया था? लेटर वैदिक पीरियड में आयरन वॉज डिस्कवर्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब ये आता है कि सर आयरन का पहला एविडेंस हमें कहां से मिला? फर्स्ट एविडेंस ऑफ आयरन अगर इसकी बात करते हैं, फर्स्ट एविडेंस, आयरन का पहला एविडेंस आप लोगों को मिलता है अतरंजी खेड़ा से। अतरंजी खेड़ा, और ये जगह यूपी में है। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश। यहां से आपको आयरन का सबसे पहला एविडेंस मिलता है। बेटा अभी तक सभी बच्चों को समझ में आ रही है मेरी बात? डॉली, साधना, प्रीति, गिन्नी, देवांश, एपी कौन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस आयरन की डिस्कवरी ने क्या किया। मैं आज आपको यह बताऊंगा कि इस आयरन की डिस्कवरी ने पूरी की पूरी सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी और यहां तक कि जो रिलीजन है उसकी बैंड बजा दी, केवल आयरन की डिस्कवरी ने। इसलिए कहा जाता है कि इंडिया में आयरन का डिस्कवरी किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं था। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अपने दिमाग में बस इतना एक चीज जरूर रख लेना
जो मैंने आपको बताई थी कि ऋग्वेदिक जगह सप्त सैंधव बहुत से स्टेट्स में डिवाइडेड थी, जनास, और एक स्टेट सामने वाले स्टेट से इंडिपेंडेंट ही है। इंडिपेंडेंट का मतलब इन सभी स्टेट्स को कंट्रोल करने वाला कोई एक लीडर नहीं है, ये सभी स्टेट्स आपस में लड़ रहे हैं। बेसिकली बात यह है, क्योंकि हार्मनी में कोई नहीं रह रहा है। और अगर बात करें कि ऋग्वैदिक पीरियड में ज्यादातर लड़ाइयां होती किस बात पर थी, तो लैंड तो प्रेशियस है ही नहीं, क्योंकि लैंड पहले ही बहुत थोड़ा सा है और लैंड से पेट नहीं भर रहा आप लोगों का। ऋग्वैदिक पीरियड में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी वो थी कैटल। अगर आप कभी ऋग्वेद को पढ़े ना, तो वहां पर गौ माता, क्या कहते हैं, एक शब्द होगा जिसको बोलते हैं गोपति, फिर थर्ड है क्या कहते हैं गोरक्षक। कुछ ऐसे शब्द आप लोगों को ऋग्वेद में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऋग्वेद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कैटल, और लोग कैटल को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। उस समय प्रॉपर्टी कैटल ही थी। उस समय प्रॉपर्टी लैंड नहीं होती थी, प्रॉपर्टी का मतलब होता है वेल्थ। और उस समय कौन कितना वेल्दी है, ऋग्वेदिक पीरियड में वो डिसाइड होता था कि किस इंसान के पास कितने नंबर ऑफ कैटल्स हैं। इतना क्लियर है। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर आप लोगों को लिख दूं कि यहां पर जो इंपॉर्टेंट बैटल्स होती थी ऋग्वेदिक पीरियड में, रीजन ऑफ इंपॉर्टेंट लाइक रीजन ऑफ बैटल, वो कैटल ही होता था। कि अगर आप किसी को या किसी से लड़ाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप उसका धन लूटना चाहते हैं, और यहां पर जो धन है वो कैटल ही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या आपको ऋग्वेद में कोई बैटल के बारे में जिक्र मिलता है? क्या कोई बहुत इंपॉर्टेंट बैटल कभी ऋग्वेद में हुई थी? हाँ जी, एक इंपॉर्टेंट बैटल हम लोगों को ऋग्वेद से देखने को मिलती है, एंड इट इज कॉल्ड द बैटल ऑफ 10 किंग्स। बैटल ऑफ 10 किंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जो ऋग्वेद में ही मेंशन्ड है। यहां तक कि गायत्री मंत्र जो आप पढ़ते हो ना, वो गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद का ही पार्ट है। बाकी सारी डिटेल्स आप लोगों को ना विधि जुडिशियल एकेडमी के जो नोट्स होंगे उसमें मिल जाएगी। मैं केवल इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस कर रहा हूँ जो ज्यादातर एग्जाम्स में आती हैं। नोट्स में तो खैर सब कुछ ही होगा। अब आगे बढ़ रहा हूँ यार, ये पर्सनल नोट्स मेरे मिलेंगे खैर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब आयरन की डिस्कवरी के बाद हुआ क्या। अब ये ना आप लोग खुद फील करोगे, एक एक करके इंडिया की सारी चीजें चेंज होती जा रही हैं। अभी तक तो आप लोगों का लैंड ऑफ रेजिडेंस इतना ही था जो हमने पढ़ा, और आपको बताया था कि वो इंटीरियर पोर्शन तक जा नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि हेविली फॉरेस्टेड था और आयरन आपके पास था नहीं। तो जाहिर सी बात है, दिस इज गंगा, दिस इज यमुना। और बेटा, जो नदियों के बीच की भूमि होती है ना, उसको दोआब कहते हैं। ज्योग्राफी में दोआब का मतलब होता है लैंड बिटवीन टू रिवर्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों को लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिली, मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं, आयरन की डिस्कवरी ने क्या किया। भाई, आयरन की डिस्कवरी से सबसे पहले तो आप लोगों ने हेविली फॉरेस्टेड का ये रीजन, जो घने जंगलों से भरा हुआ रीजन था, ये आप लोगों ने साफ करना शुरू किया। और जाहिर सी बात है कि अगर आप इस रीजन को साफ करेंगे तो ये आपका छोटा सा इलाका देखते ही देखते इंडिया के नॉर्दर्न पोर्शन तक फैल जाएगा। इसका मतलब लैंड एक्सपेंशन हो रहा है। और जो पहले सप्त सिंधु था, अब उसका नाम बदलकर ये लोग अपनी बुक्स में गंगा यमुना दोआब कर देते हैं। अब आर्यंस का प्लेस ऑफ रेजिडेंस बदल रहा है। पहले सप्त सिंधु था, नाउ इट इज गंगा यमुना दोआब। दोआब क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, मतलब पहले इनका सेंटर ये था, अब इनका सेंटर ये वाला पोर्शन है। यहां तक समझ में आई जी? उसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ। मैम, सबसे सबसे बोरिंग एंशंट ही है, तो ये भी बता दूं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी एंशंट से ही आते हैं। थोड़ा सा ही बोरिंग है चैप्टर, उसके बाद तो खैर इंटरेस्टिंग ही है ये। जी। अब
यार अगर आपका लैंड बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है जन भी बड़े बड़े हो जाएंगे। अब पहले अगर इस भूमि में मान के चलिए कि इस लैंड में केवल जन 9 थे, मतलब जन का मतलब स्टेट्स है, तो अब इस पूरे के पूरे एरिया में 19 जन। अगर आप लोग 9 जन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, वो भी आपस में लड़ रहे हैं कैटल्स के लिए, तो 19 जनों को कैसे कंट्रोल करोगे? ये बात सबको समझ में आ रही है? जितना ज्यादा लैंड बढ़ता जाता है ना, उतना ही एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। इतना क्लियर हुआ? अभी तक हम लोगों ने ऋग्वेदिक पीरियड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी थी कि यहां पर रीजन ऑफ बैटल जो था वो कैटल ही था। और कैटल इसलिए था क्योंकि लैंड बहुत छोटा सा था और लोगों का पेट लैंड से नहीं भर सकता था, क्योंकि इस छोटे से लैंड में जितना भी एग्रीकल्चर होता है वो पॉपुलेशन को सस्टेन करने लायक नहीं था। यहां तक क्लियर है? अब क्योंकि लैंड का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है तो अब बड़े लेवल पर एग्रीकल्चर होगा। जाहिर सी बात, अब एग्रीकल्चर आपका पेट भर सकता है तो आप लोगों को एनिमल्स की जरूरत है। तो पहले जो लड़ाई एनिमल्स के लिए होती थी लेटर वैदिक पीरियड में, अब लड़ाई जमीन के लिए होने लगेगी। भाई जिस चीज की वैल्यू बढ़ जाती है वही चीज आपके लिए प्रेशियस हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों को लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिली कि सर यहां पर रीजन ऑफ बैटल जो था वो लैंड हो जाता है। और अगर रीजन ऑफ बैटल लैंड है तो जाहिर सी बात है कि अगर 2 जन आपस में लड़ेंगे तो एक हारेगा एक जीतेगा, और जो हारने वाला जन होगा उसका प्रॉपर्टी जीतने वाला जन अपने में मिला लेगा। सबको समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों को देखने को मिलती है कि अगर ये जन है, मान के चलिए कि ये ऋग्वेदिक जन है, तो लेटर वैदिक पीरियड में हमको एक्सपेंशन ऑफ जन देखने को मिला। यहां तो समझ में आया? और ये सब कर कौन रहा था? जन का राजन, जन का चीफ राजन। अब एक चीज सोचो यार, राजन लड़ाइयां लड़ रहा है, जन का एक्सपेंशन कर रहा है, बट राजन की ही पोस्ट हायरार्कियल नहीं है। भाई राजन की पोस्ट इलेक्टिव है, सभा समिति विधाता तीनों मिल बैठकर चुन रहे हैं राजन कौन बनेगा। तो अगर कोई इंसान ये समझ में आए उस इंसान को कि यार पता नहीं मुझे कब ये लोग हटा दे, क्या वो इंसान सही में कुछ करना चाहेगा उसके बाद? जब आपको पता ही ना हो कि इस गद्दी के ऊपर आपका टाइम पीरियड और कितने सालों का है, तो हर कोई सोचने लगता है ना कि क्यों ही इतनी मेहनत की जाए यार, अपनी जेब भरूं उससे अच्छा तो यही है। जब इस गद्दी के ऊपर मेरा कोई राइट ही नहीं है, सभा समिति विधाता ही डिसाइड कर रही है कि इस गद्दी पर कौन बैठेगा। सिंपल सी बात है, ये सब चीजें ना राजन के दिमाग में आने लगती है। और कहा जाता है कि इंडिया में मोनार्की, राजा, राजपाट सबसे पहले लेटर वैदिक पीरियड में ही देखा गया था। अब सोच के चलो यार, मैं एक टीचर हूं, अभी आप मेरे साथ सेकंड क्लास पढ़ रहे हो, थर्ड क्लास में आते ही मैं आपको बोलूं कि मैं विधि जुडिशियल एकेडमी का ओनर हूं, आप लोग मानोगे? या मान के चलो, मेरे को छोड़ो यार, तुम प्राइम मिनिस्टर मोदी को ले लो, चलो। प्राइम मिनिस्टर मोदी सबको पता है एक प्रधानमंत्री है और इलेक्शन के बाद जीतने के बाद बने हैं। कल को अगर मोदी साहब ये बोलने लग जाए कि सर मैं अब कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं, मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक इस देश का पीएम हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट हटा देते हैं ये। भाई सुप्रीम कोर्ट आपको पता ही है इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन की, कुछ गलत होने नहीं देगी। तो इसको पता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ गलत होने नहीं देगी, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ही हटाओ। सुप्रीम कोर्ट हटा दी और अपने आप को इसने डिक्टेटर बोल दिया। क्या इंडियंस मानेंगे? ऑफ कोर्स नहीं मानेंगे। और इंडियंस को मनवाने के लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री क्या करेगा? यूज ऑफ फोर्स, यूज ऑफ पुलिस फोर्स। पुलिस का डर आपको देगा कि अगर आपने कुछ भी किया, कहीं पर कुछ भी प्रोटेस्ट हुआ, तो मैं सबको जेल भेज दूंगा। सबको समझ में आ रही मेरी बात? यहां पर जो राजन है, जो पहले एक पोस्ट होता था, वो एकदम से कन्वर्ट हो रहा है हायरार्कियल पोस्ट में। तो क्या ऋग्वेदिक लोग जो अब लेटर वैदिक पीरियड में ट्रांसफर हो रहे हैं, क्या उन लोगों ने इस चीज का प्रोटेस्ट नहीं किया होगा कि सर आप तो पहले कई वाला पोस्ट हुआ करते थे, अब आप बोल रहे हो कि इस पोस्ट पर आप ही का राइट होगा, हम में से कोई और इस पोस्ट पे बैठे नहीं सकता? तो भाई प्रोटेस्ट करने वाली बात तो बनती ही है। और लोगों को डराने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि लोगों को भगवान का डर अगर आप दे, मतलब अगर लोगों को आप भगवान का डर दे सकते हो ना, तो इससे बेहतरीन कोई चीज नहीं है। क्योंकि भगवान से सारे ही डरते हैं। सबको लगता है कि अगर एक बार भगवान का डर इन लोगों के दिमाग में फिट हो जाए ना, उसके बाद तो मेरा काम आधे से ज्यादा आसान हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? इस पीरियड में हम लोगों को दूसरा चेंज जो देखने को मिला, पहला चेंज है एक्सपेंशन ऑफ जल।
दूसरा चेंज जो देखने को मिला वो पोस्ट ऑफ राजन जो है, राजन का जो पद है वो हायरार्कियल या अनुवांशिक बन जाता है। राजन की पोस्ट हायरार्कियल पोस्ट हो जाती है, और इसको जस्टिफाई करने के लिए, इस चेंज को जस्टिफाई करने के लिए अब राजन क्या कर रहा है, राजन भगवान का, या ये कह लीजिए भगवान का डर आप लोगों को दे रहा है। राजन यहां पे तरह तरह के यज्ञ करवा रहा है, और यज्ञ करवाने का मतलब यही होता है कि लोगों के दिमाग में एक डर पैदा कर देना कि अगर तुमने राजन के खिलाफ कुछ बोला ना, इसका मतलब तुम भगवान के खिलाफ बोल रहे हो, और भगवान के खिलाफ बोलोगे तो पता ही है क्या होगा। सिंपल सी बात यहाँ पर, और यहाँ पर पहली बार हम लोगों को ना सोसाइटी सुपरस्टिशियस होती दिख रही है। अभी तक सोसाइटी बढ़िया चल रही थी यार, डेमोक्रेसी दिख रही थी हम लोगों को थोड़ी बहुत ही सही, बट जब से तानाशाही आई तब से ऑलमोस्ट चीजों के नजरिए ही बदल गए। और इस चेंज को जस्टिफाई करने के लिए राजन पहली बार इस पीरियड में तीन तरह के यज्ञ करता है, जिसके बारे में हमें पहले कभी नहीं पढ़ने को मिला। एंड दीज थ्री टाइप्स ऑफ यज्ञ आर, पहला अश्वमेध, शायद ये सुना होगा आप लोगों ने, इसको हॉर्स सेक्रीफाइस कहते हैं, कि एक घोड़े की पूजा करो और छोड़ दो, जहां जहां से घोड़ा घूम कर आएगा वो यज्ञ करने वाले राजा की प्रॉपर्टी हो जाएगी। और अगर कोई राजा घोड़ा रोकता है तो घोड़ा रोकने वाले राजा और यज्ञ करने वाले राजा के बीच में लड़ाई होगी। सेकेंड सेक्रीफाइस था वाजपेय, वाजपेय, इसको कहते हैं चैरियट रेस, मतलब सब अपने अपने रथ लेकर आएंगे, सभी राजा, सभी रथों के बीच में रेस होगी, जो राजा रेस में जीतेगा वो हारने वाले राजाओं की प्रॉपर्टी ले जाएगा, इसको वाजपेय कहते हैं। थर्ड यज्ञ वॉज राजसूय। राजसूय में आप सूर्य भगवान की पूजा करते थे, और युद्ध में जाने से पहले राजा ये किया करता था। तो ये अगर देखा जाए तो सोसाइटी में ये तीन तरह के यज्ञ पहली बार देखे जा रहे थे। वो बात अलग है कि वैदिक पीरियड में भी, ऋग्वैदिक पीरियड में भी यज्ञ होते थे, बट वो यज्ञ आपके रिलीजन से ज्यादा कनेक्टेड थे, सोसाइटी को केवल अच्छा बनाते थे, ना कि सुपरस्टिशियस बनाते थे। पहली बार सोसाइटी सुपरस्टिशियस बन रही थी इन सभी यज्ञ पाठ के चक्कर में। सेकंड चेंज समझ में आया, डेमोक्रेसी खत्म हो गई, डेमोक्रेसी की जगह हायरार्कियल पोस्ट आ गई। और अगर राजा की पोस्ट हायरार्कियल हो गई है तो आप दिमाग लगा के देखो, सभा समिति विधाता का क्या कोई काम बचेगा? इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम तो यही था कि राजा की पोस्ट को चुने, उसके बाद सोसाइटी चलाए। अब राजा हायरार्कियल हो गया है तो क्या वो सभा समिति विधाता की सुनेगा? सबको समझ में आ रहा है? थर्ड इंपॉर्टेंट चेंज जो इस पीरियड में देखने को मिलता है, फॉल ऑफ थ्री असेंबलीज, तीनों असेंबलीज की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, सभा समिति विधाता, देयर इंपॉर्टेंस जस्ट गॉट ओवर। इतना क्लियर हुआ जी? अब सबसे इंपॉर्टेंट चेंज अगर हम लोग पॉलिटी में पढ़े, अगर ये सारा कुछ समझ में आ रहा है तो अब वो चार पॉइंट्स, पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजन, आप लोगों के सामने रख रहा हूं। सबसे पहला चेंज पॉलिटी। ये लोग क्या करते थे, अब वहां पे सप्त सिंधु था तो यहां पर कंट्री का नाम गंगा यमुना दोआब हो गया। पहले एक राजन जो होता था वो एक जन का राजन होता था, और क्योंकि अब लैंड एक्सपेंशन हो रहा है, जन का, जन बड़े बड़े होते जा रहे हैं, तो एक राजा की एक प्रॉपर्टी में बहुत सारे जन आ जाएंगे। भाई पहले एक जन पर एक ही राजन होता था, और जैसे कि मैंने बोला उस समय लैंड एक्वायर करने का धर्म नहीं था, लोग केवल किसी को मारकर या हराकर उसकी कैटल लूट के ले आते थे। अब कैटल्स का तो काम ही नहीं बचा, अब लैंड को कॉन्फिस्केट कर रहे हो आप लोग, देखा जाए तो यहाँ पर अब लैंड का एक्सपेंशन अगर होगा तो जाहिर सी बात है कि अब एक राजा के पास एक जन नहीं काफी जन होंगे, और यहाँ पर बहुत सारे जनों का एक ग्रुप बना दिया गया और उसको बोला जाता है राष्ट्र। तो मतलब अगर मैं आपको दिखूं तो ऋग्वैदिक पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन की लार्जेस्ट यूनिट अगर पूछी जाए कौन सी थी तो वो जन थी, और लेटर वैदिक पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन की लार्जेस्ट यूनिट राष्ट्र हो जाती है। और इसी राष्ट्र को हिस्टोरियंस, ये कहीं पर भी लिखा नहीं है, हिस्टोरियंस इसको जनपद बोल देते हैं, इसी राष्ट्र को हिस्टोरियंस जनपद बोल देते हैं।
और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एक राष्ट्र में बहुत सारे जन होते थे, तो नेक्स्ट यूनिट हो जाएगी जन। राजा की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं ना, तो एक राष्ट्र का एक राजा, राजा का एक राष्ट्र, राष्ट्र में बहुत सारे जन, और हर जन में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे विलेजेस, हर विलेज में बहुत सारी फैमिलीज। यही होता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो वही सेम टू सेम चलेगा। जन, जन के नीचे विषय, विषय के नीचे ग्राम, ग्राम के नीचे कुल। दिस इज द यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट यू गॉट इन पॉलिटी। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो सभा समिति विधाता पहले कभी जन चलाती थी, अब उनका काम खत्म हो गया है, क्योंकि उस समय राजन एक पोस्ट होता था, अब ये एक हायरार्कियल पोस्ट हो गया है। इतना क्लियर हुआ जी? ऑल ओनली बच्चों को समझ में आ रहा है बेटा? प्रतिमा, प्रीति, पिंकी, आगे बढ़े बेटे। हैं, अभी तो स्टार्ट हुआ, इतनी जल्दी बोलोगे? समझ में आ रहा है ना? मैम ले लो, कोई नहीं। चलिए जी, सेकेंड इंपॉर्टेंट चेंज पढ़ते हैं। पहला चेंज तो हम लोगों को पॉलिटी में समझ में आ गया कि क्या था। तीनों असेंबलीज का फॉल हो गया और एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट्स बदल गई। पहले जो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जन होती थी, अब लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन राष्ट्र है। स्मॉलेस्ट यूनिट कुल ही थी और आज भी कुल ही है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आयरन की वजह से, देखो देखने वाली बात क्या है कि अगर आयरन नहीं होता तो क्या ये चेंज होता? तभी कहा जाता है कि आयरन किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं था। ऑफ कोर्स आयरन नहीं होता तो ये चेंज नहीं होता, है ना। सेकेंड इंपॉर्टेंट चेंज जो हम लोग देखेंगे, दैट इज द चेंज इन सोसाइटी। बट करूँ स्टार्ट में? तो पॉलिटी का ये चेंज समझ में आ गया। तो हम देखते हैं कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन खत्म, मोनार्की शुरू। और अगर देखा जाए तो आयरन के बिना क्या ये पॉसिबल था? अगर आयरन नहीं आता तो ये सब चेंजेस थोड़ी ना होते। तभी कहा जाता है आयरन किसी रिवोल्यूशन से कम नहीं था। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अब सोसाइटी में क्या चेंज आया। देखो यार, अब ना एक राजा, या एक कह लीजिए कि मोनार्की डेवलप हो रही है। मोनार्की आप लोगों को देखने को मिल रही है। अब एक मोनार्क जो होगा वो अपना कोड बनाएगा। एक मोनार्क अपना कोड बनाएगा और उसके कोर्ट में बहुत से मिनिस्टर्स होंगे। सिंपल सी बात है, एक एक मोनार्क अपना कोर्ट बनाएगा, उसके कोर्ट में बहुत से मंत्री होंगे। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये मंत्री आएंगे कहां से? भाई मंत्री तो वो चार वर्ण ही है ना, जो चार वर्णों का सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ये चार मंत्री बना रहे हैं आप लोगों के, चार तरीके के मंत्री ही हो सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि राजा ये बोले कि मेरे कोर्ट में सारे ब्राह्मण रहेंगे। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर सारे ब्राह्मण रहेंगे तो ब्राह्मण तो बहुत सारे हैं, समय के साथ तो पॉपुलेशन बढ़ती है। तो किन ब्राह्मणों को चूज करोगे आप लोग? भाई आज अगर मैं मान के चलूं कि इस कास्ट में सारे ही ब्राह्मण हैं, बट आप में से किसी एक इंसान को मुझे मॉनिटर बनाना है, मैं कैसे बनाऊंगा? भाई या तो मैं राजा की क्लोजनेस के बेसिस पर देखूंगा कि कौन सा राजा के बहुत क्लोज है, बट वो अपना सही सिस्टम नहीं होगा शायद। क्यों? क्योंकि ऐसे में बाकी सारे लोग चिढ़ जाएंगे शायद कि राजा वो नहीं है, क्या कहते हैं इसको, न्यूट्रल नहीं है, या अपनी फेवरेटिज्म के कोशिश उसमें अपना फेवरेटिज्म के अंडर वो किसी एक इंसान को इस पोजीशन पर बिठा रहा। तो यहाँ पर कहा जाता है कि एक तो सोसाइटी की पहली बहुत बैंड बजी हुई थी वर्ण सिस्टम की वजह से, और इसमें वर्णों को जब और वर्णों में डिवाइड कर दिया जाए, अगर आप देखो ना कि यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चार तरीके के वर्ण तो दिखते ही हैं। बट कभी आपने देखा होगा कि ब्राह्मण अपने आप में भी, बहुत से ब्राह्मण ऐसे होते हैं जो अपने आप को बोलते हैं कि मैं हाई स्टेटस का ब्राह्मण हूं। कुछ ब्राह्मण बोलते हैं अपन लोग उतने हाई स्टेटस वाले ब्राह्मण नहीं है, हमारा स्टेटस ब्राह्मणों में ज्यादा ऊपर नहीं है। तो यार ये ब्राह्मणों में भी स्टेटस होते हैं क्या? तो स्टेटस हर वर्ण में होते हैं, और इसी सिस्टम को गोत्र सिस्टम बोला जाता है। अगर आप गोत्र देखें तो हर हिंदू धर्म में हर किसी का गोत्र होता है। कुछ गोत्र को आपने अपर कास्ट में रखा है, कुछ गोत्रों को आप लोगों ने लोअर पोजीशन पे रखा है। और वो गोत्र सिस्टम पहली बार सोसाइटी में इस पीरियड में देखने को मिलता है। वर्ण सिस्टम तो पहले से ही चल रहा था।
और इस वर्ण सिस्टम में अब गोत्र सिस्टम एक नया और ऐड हो गया। अब इसकी वजह से जो पहले से ही सोसाइटी बटी हुई थी वो और ज्यादा ही बढ़ गई, स्ट्रैटिफिकेशन बहुत ज्यादा हो गई। सोसाइटी पहले सिंपल सी चार वर्णों में थी, अब वो सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रही है। समझ में आ गया? ये चेंज था पॉलिटी और सोसाइटी में। अब बात करता हूं रिलीजन। यार नेचर की पूजा ना आप तब तक ही कर रहे थे जब तक आप लोग नेचर से डर रहे थे। कहते हैं जब तक इंसान किसी चीज से डरता है ना, पूजा उसकी तब तक ही करता है। और जब उससे डरना बंद हो जाता है ना, तब और तरह तरह के भगवान आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अभी तक तो आपको, क्योंकि आप लोग डिपेंडेंट थे नेचर पर। क्यों डिपेंडेंट थे? छोटे से तो एरिया में रह रहे थे आप लोग। छोटो अगर उस छोटे से एरिया में फ्लड आ गया तो आपके तो जीवन खत्म ही हो गया ना। अब क्योंकि आप लोगों का एरिया ऑफ हैबिटेशन बढ़ गया, बहुत बड़े एरिया पे अब आप रूल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब जो नेचर का डर है वो इतना नहीं रहा होगा। और पहली बार हम लोगों को रिलीजन में देखने को मिलता है कि इस कालखंड में या इस पीरियड में ट्रिनिटी गॉड्स एमर्ज होते हैं। ये ट्रिनिटी गॉड्स का कंसेप्ट क्या है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश, क्रिएटर प्रिजर्वर डिस्ट्रॉयर, स्पेशली तीन भगवानों की पूजा होती है। और ऋग्वैदिक पीरियड में जितने भी भगवानों की पूजा अभी तक हो रही थी उनकी सबकी वर्शिप इस पीरियड में खत्म हो जाती है। हाँ, एक ऐसे भगवान है जो आगे भी कंटिन्यू करते हैं और वो अग्नि है। जैसे मैंने आपको बोला कि अग्नि को बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन हम लोगों ने दे रखी है। तो इस रिलीजन में आप लोगों को ट्रिनिटी गॉड्स का कंसेप्ट देखने को मिलता है। ट्रिनिटी गॉड्स मतलब क्रिएटर, प्रिजर्वर, सॉरी प्रोटेक्टर एंड डिस्ट्रॉयर। क्रिएटर, प्रोटेक्टर एंड डिस्ट्रॉयर, ये ट्रिनिटी गॉड्स का जो कंसेप्ट है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। दिस इज योर रिलीजन। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी में कुछ खासा चेंज देखने को नहीं मिला। पहले भी इकोनॉमी एग्रेरियन थी, अभी भी इकोनॉमी एग्रेरियन ही है। तो देखा जाए तो यहाँ पर आप लोगों ने कंपैरिजन कंपैरिजन में पूरा वैदिक पीरियड पढ़ लिया। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है? कुछ नहीं है, चारों वेदों के बारे में पढ़ाया जाएगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चार वेद में हिम्स होती है। हिम्स का मतलब जिसको गाया जाए। तो किस वेद में कितनी हिम्स है? जैसे ऋग्वेद में 1028 हिम्स है। तो हर वेद की हिम्स याद रखनी है। और हर वेद में मेजॉरिटी लिखा क्या है। जैसे अगर मैं ऋग्वेद की बात करूं तो वो जनरल आप लोगों की पॉलिटी इकोनॉमी के बारे में बात करता है। सामवेद बात करता है म्यूजिक के बारे में। अथर्ववेद बात करता है मैजिकल स्पेल्स के बारे में, मतलब जादुई मंत्र शंत्र वहां पे लिखे हुए हैं। तो हर एक वेद की ना एक खूबी है, वो खूबी आप लोगों को वहां पर पढ़ लेनी है, वो उस नोट्स में आप लोगों को गिवन होगी। फिलहाल मेजोरिटी जो चीज आप लोगों को वैदिक पीरियड में पढ़नी थी वो है। और जो चीजें मैं पढ़ा रहा था वो सारी स्लाइड्स में इस तरीके से आप लोगों को मिलेंगी। ये सारे वो चीजें हैं जो हम लोगों ने ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा और अभी तक मैंने समझाया। जैसे कि आर्यंस 5 सेक्शंस में डिवाइडेड थे, असेंडिंग ऑर्डर में देखे तो कुल, ग्राम, विश, जन। और जन के बाद राष्ट्र निकलता है बिल्कुल लास्ट में। आगे चले तो सभा, समिति, विधाता। ये तीन असेंबली थी जो अभी तक सब कुछ चला रही थी, जिसमें सभा करती है पॉलिटिकल काम, समिति करती है सोशल काम, विधाता का काम है रिलीजियस। आगे की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट गॉड्स जैसे कि इंद्र, मित्र, अग्नि, ये इनकी पूजा हो रही है। आगे बात करते हैं तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में ही मेंशन्ड है। और पुरुष सूक्ता ये ऋग्वेद का 10th मंडल है। और इसी मंडल के हिसाब से आपके पास वर्णा सिस्टम आता है, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद आपके पास आ जाता है लेटर वैदिक पीरियड। जैसे कि मैंने बोला कि ऋग्वैदिक पीरियड के कंपैरिजन में लेटर वैदिक पीरियड बहुत बड़ा था। और लेटर वैदिक पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आयरन की डिस्कवरी इस पीरियड का मेजर फीचर है। और इस आयरन की डिस्कवरी से बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिली। जैसे कि मैंने आपको बोला कि सोसाइटी बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस हो गई थी। राजसूय, वाजपेय, अश्वमेध, कुछ इस तरीके के सेक्रीफाइसेस किए जाने लग गए थे। सोसाइटी में गोत्र सिस्टम डेवलप हो गया था, जो कि हम लोगों ने देखा। और फिलहाल इतना ही आप लोगों को पढ़ना था वैदिक पीरियड में। उसके बाद ये हो जाता है खत्म। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लोग मेरे साथ पढ़ोगे इसके बाद वो है रिलीजन। देखिए हम लोगों के ना एंशियंट इंडिया में दो बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजन्स हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं। एक है जैनिज्म और एक है बुद्धिज्म। और जैनिज्म बुद्धिज्म क्यों पढ़ना है मैं ये भी बता दूं, क्योंकि अभी ना हिंदुइज्म चल रहा है हमारी सोसाइटी में। आज भी हिंदुइज्म ही था। और उस समय हिंदुइज्म बड़ा कॉम्प्लेक्स होता था। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला कि पहले तो आपको चार वर्णों में बांटा, फिर उसके बाद एक वर्ण को गोत्रों में बांट दिया। सोसाइटी बहुत स्ट्रेटिफाइड हो गई।
वर्ण सिस्टम वो था, अपना जन्म के आधार पर आधारित था, बर्थ बेस्ड सिस्टम था। और अगर कोई इंसान अपना वर्ण चेंज करना चाहता भी होगा तो उसको वो करने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि आप एक बार जिस वर्ण में पैदा हो गए, थ्रू आउट योर लाइफ आप उसी वर्ण में रहोगे। अगर आप शूद्र हैं तो थ्रू आउट योर लाइफ आप शूद्र ही रहोगे। यहां तक समझ में आया? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे फील होती है वो क्या है कि उस समय संस्कृत लैंग्वेज को ही मेजर लैंग्वेज माना गया था। अब संस्कृत आम लोगों की भाषा नहीं थी, ये तो आर्यंस लोगों की भाषा थी ना। और आर्यंस एक सेंट्रल एशिया से आने वाली ट्राइब है, अगर देखा जाए तो ज्यादातर लोग तो संस्कृत नहीं बोलते होंगे यार। ज्यादातर लोग तो संस्कृत नहीं बोलते थे। अगर आपका रिलीजन सारी चीजें आपको संस्कृत में ही पढ़ाए, तो जाहिर सी बात है कि एक दिन आप अपने रिलीजन से ऊब जाएंगे, इफ दैट इज नॉट योर कॉमन लैंग्वेज। इसलिए कहा जाता है कि धर्म हमेशा उस भाषा में पढ़ाना चाहिए या पता होना चाहिए जो भाषा आम बोलचाल की भाषा हो, या वो लैंग्वेज जो आप लोग नॉर्मली यूज करते हो। इतना क्लियर हुआ? अब इसी चीज को आगे बढ़ा रहा हूं, तो कहा जाता है कि 6th century BC, मतलब लेटर वैदिक पीरियड जैसे ही खत्म हुआ, तो इंडिया में हिंदुइज्म के अगेंस्ट बहुत सारे धर्म खड़े हो गए, बहुत सारे रिलीजन। और इन सभी रिलीजन्स में से दो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट वो थे धर्म जिनको हम लोगों ने ज्यादा फॉलो किया, जिसमें से एक था बुद्धिज्म एंड द नेक्स्ट वन इज जैनिज्म। इनके बारे में ही पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे बुद्धिज्म के बारे में। अगर हम बुद्धिज्म की बात करते हैं तो पहली बात तो बुद्धिज्म को बनाया किसने? कहा जाता है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध बुद्धिज्म के फाउंडर थे। 563 BC के आसपास महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में होता है। और अगर मैं लुम्बिनी की बात करूं तो ये जगह नेपाल में है, नेपाल के कपिल वस्तु में है। तो यहां से महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। अगर हम बात करें, महात्मा बुद्ध वैसे खुद एक हिंदू थे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि महात्मा बुद्ध किस वर्ण से बिलोंग करते थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किस वर्ण से बिलोंग करते थे? तो ही वॉज अ क्षत्रिय। एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को यहाँ पर मेंशन कर लेनी है, ये नोट्स आप लोगों को घर मिलेंगे। अगर मैं बुद्धिज्म की बात करूं तो बुद्धिज्म में महात्मा बुद्ध का वर्ण लिख लीजिए, और किस फैमिली से बिलोंग करते हैं मैं वो बता दूं। महात्मा बुद्ध क्षत्रिय है, और जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो फैमिली है शाक्य। तो इनके परिवार का नाम शाक्य है, एंड ही हिमसेल्फ इज अ क्षत्रिय। इसके बाद आगे बात करते हैं, तो कहा जाता है महात्मा बुद्ध के बारे में कि भाई इन्होंने ये सोचा कि लोगों को संस्कृत लैंग्वेज में धर्म पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, अगर किसी को कुछ समझ ही ना आए तो ऐसे धर्म को पढ़ाने का क्या फायदा। वो चीज यूज होनी चाहिए, वो लैंग्वेज यूज होनी चाहिए जो लोगों की आम बोलचाल की भाषा हो। और यही महात्मा बुद्ध ने किया। महात्मा बुद्ध ने जिस लैंग्वेज को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया, दैट लैंग्वेज वॉज प्राकृत। महात्मा बुद्ध ने जिस, सॉरी, पाली, पाली लैंग्वेज का सबसे ज्यादा यूज किया गया था महात्मा बुद्ध के द्वारा। और उस समय लोग केवल दो ही भाषा ही बोला करते थे, पाली नहीं तो प्राकृत। पाली लैंग्वेज सबसे ज्यादा यूज की जाती है महात्मा बुद्ध के द्वारा। उसके बाद आगे बात करते हैं तो अब जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ ना, देखो ये बुद्धिस्ट सोर्सेज बताते हैं, मैं अपने आप से कुछ नहीं बता रहा। जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तब इनके जन्म के समय पहली बात तो इनकी मदर चल बसी थी। और इनकी मदर जो है, उनके सपने में एक सफेद हाथी आया था, और उसके अगले दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि बुद्धिज्म में, इस रिलीजन में, सारी चीजें जो महात्मा बुद्ध की लाइफ में हुई हैं, उन सारी चीजों को कुछ सिंबल दिया गया है। हर एक सिंबल के साथ कुछ ना कुछ जोड़ा गया है। तो व्हाइट एलिफेंट के बाद क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, इसलिए व्हाइट एलिफेंट को बर्थ ऑफ बुद्धा के रूप में माना जाता है। आगे बात करते हैं। जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो महात्मा बुद्ध के जन्म के बाद एक संत ने इनकी भविष्यवाणी करी, और उस भविष्यवाणी में यह बोला कि अगर महात्मा बुद्ध को जिंदगी में कभी दुखों के बारे में पता लगा, मींस एवर, इफ एवर दिस मैन कम्स टू नो अबाउट द दुखास, मतलब अगर इसने कभी सौरोस को देख लिया तो ये घर पाट, राजपाट सब छोड़ देगा। ऐसे में महात्मा बुद्ध के जो फादर थे, नाम था इनका सुदोधन। सुदोधन जो कि शाक्य क्लैन के राजा है, उन्होंने महात्मा बुद्ध, जिनका असली नाम सिद्धार्थ है, उनको एक चार के जो वो दीवारी है, या ये कह लीजिए किले में रखा, और महात्मा बुद्ध को बाहर जाना अलाउड नहीं था। कहा जाता है ना कि जो चीज से आपको मना किया जाए सबसे पहले इंसान वही करता है। बच्चों की तो टेंडेंसी होती है ये। 29 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध पहली बार अपने घर से बाहर निकलते हैं,
और घर से बाहर तब निकलते हैं जब सुधोधन घर पे नहीं थे, इनके फादर जब टाउन में नहीं थे। और बाहर घूमते समय ही केम टू नो अबाउट द फोर दुखास फॉर द फर्स्ट टाइम। कहा जाता है पहली बार जिंदगी में इन्होंने चार दुख देखे थे, जिसमें से एक था एक डेड बॉडी, सेकंड था एक रोता हुआ बच्चा, थर्ड था एक बेगर, और चौथा एक बहुत ही बीमार आदमी। और ये चीज ही पहली बार देख रहे थे जिंदगी में। इससे पहले तक इन्होंने देखा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। और ये बड़े मायूस मायूस से, उदास उदास से वापस लौटते हैं, ये सोचकर कि यार मैं इतने बड़े साम्राज्य का राजा हूं और मेरे राज्य में कोई खुशी नहीं है। देखा जाए तो भाई बात भी ठीक ठाक ही थी। और ये तो कॉमन ह्यूमन सॉरोज है जिससे हर मानव को निकलना पड़ता है, कोई सर आपकी बात तो है नहीं अगर इस पर गौर किया जाए तो। आगे चलते हैं तो क्योंकि पहली बार इनके जीवन में ये सब कुछ हो रहा था, तो जाहिर सी बात है कि इन सब चीजों के बारे में ये सबसे पहले उसी से पूछेंगे जो इनके स्कूल के टीचर रहे होंगे। और महात्मा बुद्ध के जिंदगी के पहले टीचर का नाम अलार कलाम है। अलार कलाम के पास जाते हैं और महात्मा बुद्ध पूछते हैं कि सर मेरे एम्पायर में लोग बड़े दुखी हैं, मुझे कुछ ऐसा तरीका बताइए कि मैं लोगों का दुख खत्म कर दूं, मतलब ऑलमोस्ट सभी को उनके दुखों से छुटकारा मिल जाए। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो समझने वाली है, वो ये कि अलार, ऐसे क्वेश्चन बड़े डीप होते हैं यार, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को नहीं पता होता। अलार कलाम को जब ये बात पता लगी या जब उनके सामने ये क्वेश्चन पूछा गया, तब अलार कलाम वाज लाइक कि यार इतने फिलोसफिकल क्वेश्चंस का जो आंसर है वो मेरे पास नहीं है, बट मैं आपको एक तरीका बता सकता हूं जिस तरीके पर चलकर आपको आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। वही सिंपल सी बात है। एंड दैट वन जो अलार कलाम ने बताया वो ये बोला कि सर आप एक काम करो, आप अपना घर छोड़ दो। भाई आप अपना घर छोड़ दो और सत्य की तलाश में निकल जाओ, मुझे लगता है कि एक दिन जरूर आपको आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर महात्मा बुद्ध वही करते हैं। महात्मा बुद्ध 29 साल की उम्र में अपना घर छोड़ देते हैं एक घोड़े के साथ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला कि हर एक बुद्धिज्म में हर एक चीज को एक सिंबल दिया गया है और हर सिंबल का एक मतलब है। तो अभी तक मैं आप लोगों को दो सिंबल बता चुका हूं, जिसमें से एक सिंबल है व्हाइट एलिफेंट। इन सिंबल्स को लिख लीजिएगा। व्हाइट एलिफेंट सिंबल है बर्थ ऑफ बुद्धा। क्या क्लास आज आप लोगों को बोरिंग लग रही है क्या? नहीं, ये ऑनलाइन वाले बच्चे सारे ही चले गए। दूसरा सिंबल जो अभी हम लोगों ने देखा वो हॉर्स है। और इस हॉर्स का मतलब यहां पर लिखा गया, या क्योंकि पाली वर्ड है, तो पाली में हॉर्स का मतलब है महाभिनिष्क्रमणा। मैं इसका मतलब भी आपको लिखवाऊंगा। महाभिनिष्क्रमणा ये वो वर्ड है जो यूज किया गया है बुद्धिस्ट एपिक में हॉर्स के लिए। महाभिनिष्क्रमणा का मतलब है जब गौतम बुद्ध घर छोड़कर गए। व्हेन बुद्धा लेफ्ट हिज होम, जब बुद्ध ने घर छोड़ा। अब आगे चल रहे हैं। कहा जाता है घर तो छोड़ दिया, बट इतना आसान नहीं था इनका जीवन। बहुत साल भटकने के बाद, टहलने के बाद, तब जाकर इनके मेंटोर्स की बत्ती जलती है कि यार अच्छा, मेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर ये है। और तब इनको समझ में आता है कि दुनिया में दुखों का कारण जो है ना, मतलब हर एक इंसान दुखी क्यों है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कारण दुखों का है इच्छाएं। भाई आप लोगों की इच्छाएं, आपके डिजायर्स, और जब आपके डिजायर्स फुलफिल नहीं होते ना, तब आप लोग दुखी हो जाते हैं। सिंपल सी बात है। और ये तो कॉमन ह्यूमन नेचर है। अगर आज एक डिजायर पूरा होता है तो आपके पास और डिजायर्स आ जाते हैं कि मुझे अब ये भी चाहिए। जैसे अगर मैं आज आईफोन 16 ले लूं लॉन्च से पहले, तो कल को आईफोन 17 भी आएगा यार। 17 लॉन्च होगा तो वो भी आशा रहेगी आपकी, इसको भी परचेज कर ले। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, मानव इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। ह्यूमन डिजायर्स आर नेवर एंडिंग। आज अगर आपका कोई एक डिजायर पूरा होता है तो आप हजार और बना लेते हो। और गौतम बुद्ध ने अपने सभी, मतलब उनको यही समझ में आया कि अगर लाइफ में सभी लोग इन डिजायर्स को खत्म कर दे, अपनी लाइफ से अगर आप इन इच्छाओं को खत्म कर दे, तो एक इंसान अपने लाइफ में बहुत ही एक मीडिएशन के लेवल पर पहुंच जाएगा, या एक मीडियोकर लेवल पर पहुंच जाएगा, जहां पर वो ना बहुत खुश होगा ना ही बहुत दुखी होगा।
और सिंपल सी बात है ना कि जब भी एक इंसान को ज्ञान मिलता है वो सबसे पहले सोचता है कि आओ मैं इसको लोगों के साथ बांटूं एक बार के लिए। और क्योंकि महात्मा बुद्ध यहाँ पर एक रिवर के पास बैठे थे, रिवर का नाम कभी कभार पूछा जाता है, एंड द रिवर जिसके पास महात्मा बुद्ध बैठे थे उसका नाम है निरंजना नदी, निरंजना रिवर। निरंजना रिवर के पास एक पेड़ था, पीपल का पेड़, जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर गौतम बुद्ध को उनके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिला। और ये पीपल के पेड़ को ही बोधि ट्री कहा गया है। और यहाँ पर बोधि ट्री भी एक सिंबल बन जाता है, विच इज द थर्ड सिंबल। और ये सिंबल है जब महात्मा बुद्ध को सुप्रीम नॉलेज मिली। सुप्रीम नॉलेज को अलग अलग नाम दिए गए हैं अलग अलग धर्मों में। जैसे हिंदू धर्म में ना सुप्रीम नॉलेज को मोक्ष कहा गया है। हालांकि हमारे धर्म में मोक्ष की प्राप्ति मरने के बाद ही होती है, बट बहुत सारे धर्मों में मोक्ष की प्राप्ति मरने से पहले हो जाती है। और यहां की बात करें तो बुद्धिज्म में मोक्ष को कहा गया है निर्वाण। निर्वाण का मतलब सुप्रीम नॉलेज। सुप्रीम नॉलेज क्या होती है? जब आपको समझ में आ जाए कि आपका जन्म क्यों हुआ है, भाई आपका आपका जन्म इस धरती पे किन किन चीजों को पूरा करने के लिए हुआ है, उसको मोक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर बोधि ट्री सिंबल बन जाता है अटेनमेंट ऑफ सुप्रीम नॉलेज का। अटेनमेंट ऑफ सुप्रीम नॉलेज। और सुप्रीम नॉलेज को बुद्धिज्म में निर्वाण कहा गया है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको बोला कि ज्ञान मिलने के बाद आपका मन करता है कि आओ भाई इसको बांटे, लोगों को बताए कि मुझे क्या मिला। और वही गौतम बुद्ध ने किया। गौतम बुद्ध ने अपना पहला भाषण केवल 5 लोगों को दिया और वो यूपी के सारनाथ में दिया गया था। यूपी में एक जगह है सारनाथ, और सारनाथ में है डियर पार्क। सारनाथ की डियर पार्क में बैठकर गौतम बुद्ध ने अपने 5 डिसाइपल्स को पहली बार ये बताया कि दुखों का कारण क्या है। और क्योंकि गौतम बुद्ध ने पहली बार अपने ये सारी की सारी चीजें, या ये कह लीजिए कि पहली बार ये राज सारनाथ में खोला था, या पहला भाषण उन्होंने सारनाथ में दिया था। और यहाँ पे बुद्धिज्म में हर एक चीज को एक सिंबल दिया गया है, तो गौतम बुद्ध के पहले सिंबल या पहले भाषण को भी एक सिंबल दे दिया गया है, और वो है व्हील। ये एक्चुअली में वो व्हील है जो आप भारत के झंडे में देखते हैं, अशोक चक्र, जिसमें 24 तिल्लियां आप लोगों को नजर आती है। वो व्हील सिंबल है गौतम बुद्ध के फर्स्ट सरमन का, गौतम बुद्ध के पहले भाषण का, जो दिया गया था सारनाथ में। सारनाथ ये जगह है यूपी में, उत्तर प्रदेश। और सारनाथ में किधर? तो सारनाथ की डियर पार्क में। अब गौतम बुद्ध के पहले भाषण को कुछ कहा गया है। गौतम बुद्ध के फर्स्ट सरमन को भी एक नाम दिया गया है बुद्धिस्ट एपिक्स में। और अगर बुद्धिस्ट एपिक की बात करें तो गौतम बुद्ध के फर्स्ट सरमन को बुद्धिस्ट एपिक में कहा गया है धर्म चक्र परिवर्तना। धर्म चक्र परिवर्तना, दिस इज द नेम विच हैज बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट सरमन ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्ध के पहले भाषण के लिए ये नाम इस्तेमाल किया गया है, और इसका सिंबल है व्हील। ठीक है जी। और गौतम बुद्ध ने इसी फर्स्ट सरमन में अपने डिसाइपल से पूछा कि आपको पता है कि भाई आपके दुखों का कारण क्या है? तो ऑफ कोर्स लोगों ने यही बोला होगा कि भाई पता होता तो यहाँ थोड़ा ना बैठे होते, सिंपल सी बात है, तुम बताओ कि क्या है। और यहाँ पे गौतम बुद्ध ने सबको बताया कि भाई आपके दुखों का कारण है आपकी इच्छाएं। अगर आप ये इच्छाएं छोड़ दें तो मुझे विश्वास है कि एक दिन आप अपनी लाइफ में एक वो स्टेज हासिल कर लेंगे जिस स्टेज में आप ना बहुत खुश और ना बहुत दुखी होंगे। बात भी सच थी यार, और ये यहाँ पर हुआ भी गौतम बुद्ध ने। और फिर लोगों ने पूछा गौतम बुद्ध से कि सर ये कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान अपने सारे डिजायर्स छोड़ दें, क्योंकि इच्छाएं तो नहीं छूटती है। आज मैं आप लोगों को बोलूं कि आप जुडिशियल सर्विस क्रैक करने की इच्छा ही छोड़ दो, तो जाहिर सी बात है कि इच्छा ही छूट जाएगी। पहली बात तो ये कुछ बहुत ज्यादा जो लोग होते हैं, कोई भी एक डिजायर आपकी लाइफ में होना यार, उसको मतलब लेके चलो कि अगर मैं, मतलब मैं नहीं, अगर कोई भी इंसान आपको बोले कि वो डिजायर छोड़ दो तो वो छूट नहीं सकता है, क्योंकि ह्यूमन के लिए सबसे मुश्किल काम यही है कि वो डिजायर कैसे छोड़े अपने। गौतम बुद्ध से भी उनके डिसाइपल्स ने ये पूछा कि सर आपने बोल तो दिया, बट
क्या कोई रास्ता है आपके पास जिस पर चलकर मैं डिजायर छोड़ सकता हूँ? गौतम बुद्ध सेड कि मेरे पास 8 चीजें हैं, बहुत सिंपल सिंपल सी 8 चीजें हैं, और अगर वो 8 चीजें आप अपनी लाइफ में फॉलो कर लें तो मुझे विश्वास है कि एक दिन आप अपने डिजायर्स को छोड़ पाएंगे। और वो 8 चीजें जो गौतम बुद्ध ने अपने पहले सरमन में बताई, उन्हीं 8 चीजों को मिलाकर आप इस पाथ को 8 फोल्ड पाथ बोलते हैं। गौतम बुद्ध ने 8 फोल्ड पाथ कब दिया था? सारनाथ के भाषण में दिया था। 8 चीजें उन्होंने अपने डिसाइपल्स को बताई और सबको बोला कि अगर आप ये 8 चीजें फॉलो कर लेंगे तो आई आई बिलीव कि वन डे आप सारे डिजायर्स छोड़ पाएंगे। यहां तक क्लियर हुआ जी? अब गौतम बुद्ध के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो गौतम बुद्ध ने जो भी आज तक अपनी लाइफ में बोला या जो भी उन्होंने पढ़ाया, जैसे कि हमको पता है कि हर धर्म के कुछ ग्रंथ होते हैं, एपिक्स होते हैं, तो बुद्धिज्म के भी 3 बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, एपिक्स पढ़ेंगे। और तीनों ग्रंथों के लास्ट में पीटक लगा हुआ है, एक वर्ड लिखा हुआ है पीटक, इसलिए तीनों की तीनों किताबों को मिलाकर उसको त्रिपीटक कह दिया जाता है। एंड द त्रिपीटक आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिक्स ऑफ गौतम बुद्ध। अच्छा, त्रिपिटक यहाँ पर लिखा नहीं है, कोई बात नहीं। कौन कौन से 3 पिटक है वो आप लिखना। पहला पिटक है विनय पिटक। मैं एपिक्स ऑफ बुद्धिज्म की बात कर रहा हूं। और हर किताब में कुछ ना कुछ है। जैसे विनय पिटक की बात करें तो इसमें प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, किन प्रिंसिपल्स पर एक इंसान को चलना चाहिए, प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के सिद्धांत है इस किताब में। सेकेंड इंपॉर्टेंट बुक है सुत्त पिटक। भाई गौतम बुद्ध ने अपने डिसाइपल्स को यही बोला था कि आप लोगों को सब कुछ छोड़ देना चाहिए, अपना घर बार प्रॉपर्टी, बीवी बच्चे, ठीक है, सारे रिश्ते। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक इंसान जब सब कुछ छोड़कर आएगा तो वो रहेगा कहाँ पर? और यहाँ पर वो जगह बताई गई जहां पर सभी लोगों को रखवाया जाता था, वो जो घर छोड़कर आए थे, जहां पर सभी भिक्षु, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है भिक्षु। भिक्षु का मतलब होता है बेगर्स। क्यों? क्योंकि इन लोगों को अपनी पूरी की पूरी लाइफ बेगिंग करते ही काटनी होती थी। ये एक दिन के किसी एक प्रॉपर घंटे में बेगिंग करने के लिए निकलते थे, खाने के लिए, केवल खाना, पैसा नहीं। और जो भी इनको खाना मिलता था वो सब एक साथ इकट्ठा कर कर फिर सारे बेगर्स मिलकर एक साथ खाते थे। और वो एरिया जहां पर ये सभी बेगर्स रहते थे उसको बुद्धिज्म में संघ कहा गया है। आपके लिए कहूं तो मतलब आपकी लैंग्वेज में कहे तो मठ। अब साइड सी बात है कि अगर आप किसी भी हॉस्टल जैसी चीज में रहने जाओगे तो नियम और कानून आप हॉस्टल के ही फॉलो करोगे, ना कि आपके खुद के चलेंगे। भाई अगर आप किसी बुद्धिस्ट या अगर आप किसी और के घर पे रहने जाते हो, है ना, तो सिंपल सी बात है ना कि आपको उनके घर के हिसाब से चलना होगा, ना कि वो आपके हिसाब से चलेंगे, है ना। और यहाँ पर बुद्धिस्ट संघ, संघ का मतलब हो गया वो एरिया जहां पर सभी भिक्षु एक साथ रहते थे। उस एरिया में रहने के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे। ऐसा नहीं है कि तुम लोग 8-8 बजे 9-9 बजे तक तो अपना क्या कहते हैं खा ही रहे हो रात को, या सुबह उठ रहे हो तुम 12-1 बजे। यार ये कोई लाइफस्टाइल नहीं हुआ। मतलब एक प्रॉपर डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल इन लोगों को सिखाया जाता था। और इस किताब में संघ के नियम और कानून है। संघ, संघ पहली बात तो क्या है? संघ एक जगह को बोला जाता था जहां पे बुद्धिस्ट भिक्षु रहते थे। ठीक है। और इस संघ के रूल्स एंड रेगुलेशंस, इस संघ के रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मेंशन्ड इन दिस बुक। कि इस संघ में रहने के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हर किसी इंसान को फॉलो करने चाहिए, उसको आप लोगों ने सुत्त पिटक में मेंशन किया हुआ है। और उसके बाद जो थर्ड बुक है दैट इज कॉल्ड अभिधम्म पिटक। थर्ड बुक इज कॉल्ड अभिधम्म पिटक। अगर अभिधम्म पिटक की बात करें तो इस बुक में बुद्धिज्म की फिलॉसफी मेंशन है। फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म इज मेंशन्ड। और क्योंकि तीनों पिटक है इसलिए इन तीनों को मिलाकर
सॉरी, बुद्धिज्म में एक नाम दे दिया गया है, दैट इज कॉल्ड त्रिपिटक। और बुद्धिज्म के इंपॉर्टेंट एपिक्स को त्रिपिटक ही कहा जाता है। उसके बाद वो टाइम भी आया जब गौतम बुद्ध का देहांत हो गया, गौतम बुद्ध मर गए। और गौतम बुद्ध जहां पर मरे उस जगह का नाम है कुशीनारा। ये जगह बिहार में है। तो इनके इनकी डेथ कहां पर हुई, वो प्लेस भी लिख लीजिए। दैट इज इन कुशीनारा, एंड दिस कुशीनारा इज इन बिहार। और जितने सिंबल्स आप लोगों ने मेरे साथ अभी तक पढ़े हैं, वो चार सिंबल्स है ना। चार सिंबल्स, इन इन चार सिंबल्स में एक सिंबल जोड़ लीजिए जो कि डेथ का सिंबल है। इनके डेथ की सिंबल को, या इनके डेथ को एक सिंबल दिया गया है, और वो है फुटप्रिंट्स। गौतम बुद्ध के फुटप्रिंट्स जो है वो इनकी डेथ को सिंबलाइज करते हैं। और इनकी डेथ को एक वर्ड दिया गया है बुद्धिस्ट एपिक्स में। इनकी डेथ को बोला गया है महापरिनिर्वाणा। हेलो। हाँ, नमस्ते जी। हाँ, बोलो बोलो। हाँ, आऊंगा। मैं अभी ना अभी क्लास में हूँ, मैं बाहर निकल के करता हूँ बात, अभी समझ नहीं आई मुझे बात आपकी, ठीक है। हाँ जी। कल 9:30 क्या पढ़ाना है? चलो मैं करता हूँ बात, ठीक है, ठीक। अब जी, तो महापरिनिर्वाणा, हाँ, इनकी डेथ को सिंबलाइज करता है, और इनकी डेथ का सिंबल है फुटप्रिंट। गौतम बुद्ध के मरने के बाद बुद्धिज्म का बड़ा बुरा हाल हुआ। कहा जाता है कि जब तक गौतम बुद्ध जिंदा थे तब तक तो चीजें बड़ी ऑर्गेनाइज चली। और गौतम बुद्ध के मरने के बाद इनके डिसाइपल्स आपस में ही भिड़ने लग गए कि अब क्या करें और किस तरीके से बुद्धिज्म को चलाएं। और कहा यह जाता है कि गौतम बुद्ध के मरने के बाद इस बुद्धिज्म के डिवीजन हो गए, जैसे कि हर धर्म में होते हैं। हर धर्म में आप लोग देखेंगे कि डिविजन्स तो आपको दिखते ही हैं। और अगर मैं क्रिश्चियंस की बात करता हूं तो क्रिश्चियंस में भी डिवीजन है, प्रोटेस्टेंट्स, कैथोलिक्स। मुस्लिम्स में भी बात करें तो सुन्नी और शिया। हिंदू में भी डिवीजन है, यहां तक कि हर मेजर रिलीजन में डिवीजन है। और गौतम बुद्ध के मरने के बाद बुद्धिज्म भी डिवाइड हो गया। और बुद्धिज्म जिस चीज में डिवाइड हुआ, या जितने फॉर्म्स में डिवाइड हुआ, वो मेजॉरली वैसे तो दो ही है, बट आप लोगों को तीन पढ़नी है। बुद्ध के मरने के बाद बुद्धिज्म की डिवीजन शुरू हो गई। और जो मेजरली इनकी दो फॉर्म्स थी जिसमें ये डिवाइड हुआ, उसमें एक था हीनयाना और दूसरा था महायाना। अगर मैं हीनयाना वाले लोगों की बात करूं जो इस फिलॉसफी में विश्वास रखते थे, तो इन लोगों के लिए बुद्धा कोई भगवान नहीं थे। ये केवल बुद्ध को ह्यूमन समझते थे। हीनयानिस्ट किसी भी तरीके की आइडल वर्शिप नहीं किया करते थे। और इन्होंने ओरिजिनल जो पाली लैंग्वेज में लिखी हुई बुक्स थी उसको ही फॉलो किया। मतलब वो लैंग्वेज, जो लैंग्वेज बुद्ध ने यूज करी थी, इन्होंने उसी लैंग्वेज को फॉलो किया। मगर अगर मैं महायानिस्ट की बात करता हूं तो पहली बात, इनके लिए बुद्ध भगवान थे। फॉर देम बुद्ध वॉज अ गॉड। और क्योंकि बुद्ध भगवान थे, इसलिए इन्होंने आइडल वर्शिप मानी। दे बिलीव्ड इन आइडल वर्शिप। और इनके जो एपिक्स हैं, या इनकी किताबें, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी हुई हैं। दे फॉलोड एपिक्स written in Sanskrit language.
और ये गौतम बुद्ध के मरने के बाद ये डिवीजन आप लोगों को दो फॉर्म्स में देखने को मिलती है, दैट इज हिनायना एंड महायाना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गौतम बुद्ध के मरने के बाद इस बुद्धिज्म का क्या करें। इसके लिए पूरी की पूरी हिस्ट्री में चार बैठक हुई हैं। चार बैठक का मतलब क्या, कि इनके फॉलोअर्स आपस में मिले केवल ये डिसाइड करने के लिए कि क्या करें यार, किस तरीके से बुद्धिज्म को चलाए, क्योंकि गौतम बुद्ध तो अब रहे नहीं। और गौतम बुद्ध के फॉलोअर जो चार बार मिले हैं, इन चार मिलन को फोर काउंसिल कहा गया है। तो पूरे के पूरे बुद्धिज्म में चार बार काउंसिल होती है, और हर काउंसिल को एक राजा वो करता है ऑर्गेनाइज, एक राजा। और हर काउंसिल का कोई ना कोई चेयरमैन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इतना क्लियर है। और हर काउंसिल की डेट, तो एक बार हेडिंग डाल दीजिए, फोर बुद्धिस्ट काउंसिल। जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो टोटल मिला के चार हुई है। सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल, सबसे पहले तो मैं डेट लिखवाता हूँ, 483 बीसी। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 बीसी, 483 बीसी। जगह का नाम बात करें तो जगह इज राजगृहा। राजगृहा, अभी आपको समझ में आ जाएगा ये राजगृहा क्या है। अभी आप फिलहाल प्लेस लिख लीजिए। हाँ, चेयरमैन की बात करें, चेयरमैन मतलब जो इस कमेटी या इस पूरी की पूरी बुद्धिस्ट काउंसिल के जो हेड चेयरमैन थे, जिन्होंने लीड करा था इस काउंसिल को, उनका नाम है महाकश्यपा। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किस राजा ने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई थी? द किंग वॉज किंग अजात शत्रु। किंग अजात शत्रु। ये जितने भी पॉइंट्स आप लोगों ने लिखे हैं ना, ये धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे आप लोगों को एंशंट की क्लास में। अभी तो खैर ये सेकेंड ही है। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल आप लोगों की होती है 383 बीसी में, इसके ठीक 100 सालों के बाद। प्लेस की बात करें तो द प्लेस इज वैशाली। प्लेस इज वैशाली। बात करते हैं चेयरमैन की, तो चेयरमैन है सबा कमी। सबा कमी। एंड विच किंग ऑर्गेनाइज्ड द सेकेंड काउंसिल? किंग कालाशोका। किंग कालाशोका। नाउ वी हैव द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है 250 बीसी में। ऑर्गेनाइज होती है पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र इज प्रेजेंट इन पटना। और पाटलिपुत्र में जो चेयरमैन थे उनका नाम है मुगाली पुत्र तिस्सा। मुगाली पुत्र तिस्सा। एंड द किंग हु ऑर्गेनाइज दिस काउंसिल वॉज किंग अशोक। किंग अशोक के बारे में भी आप लोग पढ़ेंगे। देन वी हैव द फोर्थ एंड द लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। और इस फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में ही बुद्धिज्म के डिवीजन हो गए थे, महायान और हीनयान में। इस काउंसिल में ही बुद्धिज्म के डिवीजन हुए थे, जो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था। हर मीटिंग में डिस्कशन हो रहा है कि बुद्धिज्म के साथ क्या करें, और ये मीटिंग्स गौतम बुद्ध के मरने के बाद ही हुई हैं। ऑल दीज काउंसिल्स वर ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर हिज डेथ। अगर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 72 एडी। जगह है कश्मीर। इन कश्मीर इट वाज ऑर्गेनाइज्ड। कश्मीर में कौन से प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे? तो वासुमित्रा और अश्वघोषा, दो लोगों ने मिलकर इस मीटिंग को चलाया था, वासुमित्रा एंड अश्वघोषा। और किस किंग के टाइम पर हुई थी, या किस किंग ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया था? द किंग वॉज किंग कनिष्का। कनिष्का के बारे में भी आप लोग पढ़ेंगे।
इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में ही बुद्धिज्म गॉट डिवाइडेड। इसी काउंसिल में आप लोग देखते हैं बुद्धिज्म टूट जाता है। महायान, हीनयान, जो दो अलग अलग या दो बड़े बड़े जो फॉर्म्स है वो बुद्धिज्म से अलग हो जाते हैं। फिलहाल आज इतना ही बेटा, जैनिज्म से शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को स्लाइड्स में मिलेंगी, बहुत ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, समझने का काम ज्यादा है। आप लोगों को हर टॉपिक पढ़ने के बाद केवल 5-5, 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो भी मैं ही दूंगा। ठीक है, हर टेस्ट, हर क्वेश्चन, मतलब हर क्लास के बाद अब मैं शुरू करूंगा। अब 5-5, 10-10 क्वेश्चन का टेस्ट क्लास में ही आप आफ्टर द एंड ऑफ टॉपिक मेरे सामने ही करोगे, ताकि एक बार मुझे भी थोड़ा प्रोग्रेस पता लगती रहे कि आप कितना पढ़ रहे हो, और आपको भी समझ में आ जाएगा कि आपको कितना समझ में आया। जितने सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाऊंगा सबके टेस्ट लूंगा, और ये टेस्ट रोज होंगे। ठीक है जी, चलिए, कोई डाउट तो नहीं है? क्लास बोरिंग हो सकती है? नहीं मैम, है आज तो, बच्चे ऐसे गायब थोड़ा ना होते हैं।